गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। अब ये एक्ट आ तो गया, बट जो कॉमन मासेस हैं, जो आपकी प्रिंसली क्लास है, जो एजुकेटेड इंडियंस हैं, उनके मन में अभी भी बहुत सारे सवाल थे। आगे डिस्कस करते हैं। इस पर्टिकुलर एक्ट के वाया ब्रिटिश क्राउन जो है वो इंडियन मैटर्स में सॉवरेन बन गए हैं, राइट। इसी के साथ साथ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो है उन्होंने भी इंडियंस को जोड़ दिया था, है ना। देवर अगेंस्ट दिस हिंदू मुस्लिम डिविजन और कास्ट बेस्ड डिविजन। अब यहां से इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है उसकी शुरुआत होती है, तो हम यहां से इंडियन नेशनल मूवमेंट को ट्रेस करना शुरू करेंगे। सो अगर हम गांधी जी की लाइफ के अर्ली पार्ट के बारे में देखें, बिफोर हिज एंट्री इनटू इंडियन पॉलिटिक्स, सो ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर। हिज फादर वाज दीवान ऑफ राजकोट। He was married to Kasturba at the age of 13 and later on he went to England to study law. आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के 1857 से 1947 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उन्हें क्रोनोलॉजिकली डिस्कस करेंगे वाया टाइमलाइन। सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ कंप्लीट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाया टाइमलाइन। पार्ट 1 जहां पे हमने 1707 से 1857 के बीच के इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकली ट्रेस किया था टाइमलाइन के वाया सेम मैनर में, वो ऑलरेडी हमारे वीडियो सेक्शन में अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे इस वीडियो के, एंड कमेंट सेक्शन में भी पिन अप कर देंगे। डू वॉच दैट, आपका एक अच्छा खासा लिंक बन जाएगा। सेकेंडली, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में बिगिनर हैं या फिर ऑलरेडी आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ चुके हैं और क्विकली रिवाइज करना चाहते हैं फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स, ये वीडियो दोनों ही केस में आपके लिए इक्वली बेनिफिशियल होगा, तो इसे सेव कर लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं या यूपीएससी जो बाकी एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है जैसे कि सीडीएस है, सीएपीएफ है, उनके लिए प्रिपेयर करते हैं, एसएससी एग्जाम के लिए या ग्रुप बी एग्जाम्स के लिए, मेरा कहने का मतलब है जहां कहीं भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपके सिलेबस में है, आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं और अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इट विल बी क्वाइट बेनिफिशियल, सो डू सेव इट। बाकी ये पर्टिकुलर वीडियो मैं आपके रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ क्योंकि आपने कहा था कि पार्ट 1 आपको बहुत पसंद आया, पार्ट 2 बनाई है। सो मैं एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ कि जिस तरीके से आपने पार्ट 1 वीडियो को बहुत प्यार दिया है ना, थैंक यू सो मच फॉर दैट, पार्ट 2 को भी आप उतना ही प्यार देंगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड येस, आपको उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है जो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जिनके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल हो सकता है। स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2026 मई 2026 में शेड्यूल्ड है। हमारा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स बैच शुरू हो चुका है। बैच 1 ऑलरेडी लाइव है, बैच 2 आज से शुरू होने जा रहा है। यहाँ पर अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं अर्ली बर्ड तो आपको इंस्टेंट 20% ऑफ मिल जाएगा। फर्दर डिटेल्स के लिए आप 1800-890-3043 पे हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या sleepy.classes@gmail.com पर लिख कर भी अपनी क्वेरी एड्रेस करवा सकते हैं। वेबसाइट पे भी आपको सारी डिटेल्स जो हैं पे मिल जाएंगे। सो यहाँ से हम अपनी टाइमलाइन को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम 1857 से 1885 के बीच के जो इवेंट्स हैं उन्हें कवर करेंगे। 1857, द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगिन। दिसंबर 1885 में द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज लेड डाउन विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इसके बीच के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं पहले उन्हें ट्रेस करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं मई 1857 में 1857 की क्रांति 1857 की रिवोल्ट की शुरुआत होती है एंड इट इज ओनली आफ्टर 1 ईयर दैट द ब्रिटिशर्स कुड सप्रेस दिस रिवोल्ट फाइनली। जुलाई 1858 में कैनिंग, जो उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनके द्वारा अनाउंस कर दिया गया कि अब हमारी पोजीशन स्टेबल है, हमने सारी लॉस्ट टेरिटरी रिगेन कर ली है और वहां पे अपना कंट्रोल फॉर्मली एस्टेब्लिश कर लिया है। तो अब आगे क्या हो, ये सवाल उठा। यहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट फॉर बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 को पास किया गया, अगस्त 1858। इस पर्टिकुलर एक्ट के वाया ईस्ट इंडिया कंपनी वाज डिसॉल्व्ड, द ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली टुक ओवर द इंडियन पोसेशंस। सो दिस फॉर्मली मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश राज इन केस ऑफ इंडिया एंड एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल। India officially became British colony and we became British subjects. आगे डिस्कस करते हैं। इस पर्टिकुलर एक्ट के वाया ब्रिटिश क्राउन जो है वो इंडियन मैटर्स में सॉवरेन बन गए हैं, राइट। बट इंडियंस को ब्रिटिश पार्लियामेंट में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया था। वी डिड नॉट हैव एनी वॉइस इन पॉलिसी मैटर्स और इससे एजुकेटेड इंडियंस नाराज थे। सेकेंडली, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 है उसके वाया डुअल गवर्नमेंट सेटअप चला आ रहा था, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दैट पर्टिकुलर सेटअप वाज एबॉलिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 और उसकी जगह पे एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया
और उनकी 15 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया ब्रिटिश क्राउन और जो ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बीच में इंटरमीडियरी का काम करेंगे। ये ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे, तो ध्यान रहे ही वॉज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड वॉज अकाउंटेबल टू द ब्रिटिश पब्लिक, नॉट टू इंडियन पब्लिक। कहा तो गया था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया कैन बी सूड एंड ही कैन सू समवन इन इंडिया, बट आप यहां पर क्या देखेंगे कि ये बहुत डिफिकल्ट था एंड दिस प्रोविजन वाज एज गुड एज नॉट एक्सिस्टिंग। इंडिया में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बाद, वे हो गए वाइसरॉय, एंड वाइसरॉय को ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली अपॉइंट करता था, सो ही वाज अ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। बट ध्यान रहे ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक्सप्लॉइटेटिव है ना, जो एक्सप्लॉइटेटिव इनसेंसिटिव कैरेक्टर था, इट विल कंटिन्यू। तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। अब ये एक्ट आ तो गया, बट जो कॉमन मासेस हैं, जो आपकी प्रिंसली क्लास है, जो एजुकेटेड इंडियंस हैं, उनके मन में अभी भी बहुत सारे सवाल थे। What exactly the Government of India Act of 1858 means for different sections of the Indian population? तो यहां पे क्वीन विक्टोरिया के द्वारा एक प्रोक्लेमेशन के वाया सिंपल टर्म्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के प्रोविजंस को जनता को समझाने की कोशिश की गई। ये प्रोक्लेमेशन 1 नवंबर 1858 को इशू किया गया, इसीलिए इसको नवंबर प्रोक्लेमेशन के नाम से भी जाना जाता है, या विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन, क्वींस प्रोक्लेमेशन। इसके वाया प्रिंसली क्लास से कहा गया कि अब ब्रिटिश क्राउन सॉवरेन है, दो वी नो लॉन्गर विल फॉलो द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, बट आपको ब्रिटिश क्राउन की जो पैरामाउंटसी है उसे रिकॉग्नाइज करना होगा। जो एजुकेटेड इंडियंस है उनको प्रॉमिस किया गया कि हम एडमिनिस्ट्रेशन में, जॉब्स में, हर जगह पे मेरिट के बेसिस पे रिक्रूट करेंगे, कोई भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं होगा, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाएगा। जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन है, कंजर्वेटिव सेक्शन है, उसको यहाँ पर प्रॉमिस किया गया कि हम आपके जो सोशल रिलीजियस मैटर्स हैं उनमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, और जब भी हम कोई रूल रेगुलेशन बनाएंगे तो उसमें आपके जो कस्टम्स हैं उन सबका ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से भी एजुकेटेड इंडियंस के मन में एक सवाल उठा कि क्या अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स हैं उनको सपोर्ट नहीं करेगी? बट अभी भी उनके बहुत सारे होप्स, एक्सपेक्टेशंस एंड एस्पिरेशंस थे फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन, दे बीइंग द ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। नाउ लेट्स सी how the story unfolds. Now, Government of India Act of 1858 and 1 नवंबर 1858 को क्वीन का जो प्रोक्लेमेशन आया था, यहाँ पे इंडियन से जो प्रॉमिस की गई थी उसको फुलफिल करने की डायरेक्शन में फर्स्ट स्टेप लिया गया via the Indian Council Act of 1861, which was passed by the Secretary of State of India and his council, and hence the name Indian Council Act. हम इसे डिस्कस करेंगे, लेकिन इस बीच में एक और इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, एंड दैट वाज द इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859-1860 व्हिच टुक प्लेस इन बंगाल। बंगाल में यूरोपियन प्लांटर्स इंडियन कल्टीवेटर्स को जबरन इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए फोर्स करते थे, एंड दे वर बेसिकली पुश्ड इनटू डेट एंड अ विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, वर सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन। सो यहाँ पर नाडिया डिस्ट्रिक्ट में जो फार्मर्स हैं उन्होंने विष्णु विश्वास एंड दिगंबर विश्वास, इन दोनों भाइयों की लीडरशिप में डिसाइड किया कि अब वे जबरदस्ती इंडिगो कल्टीवेट नहीं करेंगे। पहले फोर्स का इस्तेमाल किया गया अगेंस्ट द यूरोपियन प्लांटर्स, धीरे धीरे इन्होंने लीगल मैकेनिज्म को यूज करना सीखा, और आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके वाया अपनी जो भी कंसर्न्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा। यहाँ पे बंगाल के इंटेलिजेंसिया ने फार्मर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इंडिगो कल्टीवेटर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। द रिजल्ट वॉज द इंडिगो कमीशन ऑफ 1860, जिसके वाया ये क्लियरली कह दिया गया कि आप जबरदस्ती किसी को भी इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। दरअसल इंडिगो कल्टीवेटर्स की जो प्लाइट है, उनकी जो सिचुएशन है, उसको बहुत अच्छे से दर्शाया है नील दर्पण में। ये जो पर्टिकुलर बुक है इसमें, एंड दिस इज अ वर्क बाय दीन बंधु मित्रा, which was published in 1859 only. तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। Now, 1862 में विस्काउंट कैनिंग रिटायर्ड एज द वाइसरॉय, एंड जाते जाते ये ब्रिटिश राज को यहाँ पर स्टेबल कर गया था। द नेक्स्ट वाइसरॉय वाज एल्गिन।
सो 1870 में मायो वॉज द न्यू वाइसरॉय। आपको ध्यान होगा मायोस रेजोल्यूशन ऑफ 1870 एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। खैर उन्हीं के समय द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वॉज पब्लिश्ड इन 1872। अब इस सेंसस में कास्ट, रिलीजन, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन थी। और यहाँ पे इंग्लिश जो है उन्होंने रियलाइज किया कि मुस्लिम्स जो हैं वे माइनॉरिटी में हैं। माइनॉरिटीज में इन जनरल भी एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, एक फियर होता है ऑफ मेजॉरिटी डोमिनेशन, और साथ ही में मुस्लिम्स की जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ही बदतर है। दरअसल 1857 के रिवोल्ट के लिए ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराया था प्राइमरीली, एंड दे हैड फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स द मुस्लिम्स। मुस्लिम्स भी इंग्लिश से बहुत नाराज थे क्योंकि ये मुगल्स को साइडलाइन करके गद्दी पर बैठे थे। तो मुस्लिम्स जो है उन्होंने भी मॉडर्न एजुकेशन को नहीं अडॉप्ट किया, उनकी लीडरशिप भी कंजर्वेटिव हाथों में थी, ऑल दोज थिंग्स। तो इस तरीके से मुस्लिम्स की हालत बहुत खराब थी एज फार एज द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इज कंसर्न्ड। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे रियलाइज किया कि हम इनको इजीली अपीज कर सकते हैं, और इस माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिसी को फॉलो करते हुए हम हिंदूज और मुस्लिम्स को डिवाइडेड रख सकते हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी 1857 के रिवोल्ट के समय हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई थी। तो यहां पे शुरू हुई द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट ऑफ द मुस्लिम्स। आप यहां पर देखेंगे सर सैयद अहमद खां जो एक रिफॉर्मिस्ट थे फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी, अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, लिबरल भी थे। इनको यहां पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने झांसे में लिया। उनसे कहा कि अगर आपकी कम्युनिटी के लोग और आप हमारे लॉयलिस्ट रहे तो हम आपके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेंगे, और यहां पर हम आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे। और इसी के चलते आप देखेंगे दी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 was set up in Aligarh. Aligarh movement was also started the same year. स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो हैं उनके द्वारा 1875 में आर्य समाज की फाउंडेशन को रखा गया बॉम्बे में। इट वाज आल्सो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट विद इन द हिंदू कम्युनिटी। लेटर ऑन इट्स हेडक्वार्टर्स वर शिफ्टेड टू लाहौर। खैर इसी बीच में आप यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस हैं उन्हें फॉर्म किया जा रहा था, ड्रिवन बाय द ग्रोइंग नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस, जिसमें आपका पूना सार्वजनिक सभा ऑफ 1870, द इंडियन लीग ऑफ 1875, द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा 1876, द मद्रास महाजन सभा ऑफ 1884, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ऑफ 1885 आर सम ऑफ दीज। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस आप देख रहे हैं 1850 के बाद में, दे वर ड्रिवन बाय नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस। इनकी डिमांड्स ब्रॉड थी, किसी क्लास स्पेसिफिक नहीं थी, किसी इंटरेस्ट ग्रुप स्पेसिफिक नहीं थी, है ना। और इसी के साथ में आप यहाँ पे देखेंगे कि इनकी पहुंच भी बहुत ज़्यादा थी, तो जोग्राफिकल स्प्रेड काफ़ी है, सोशल बेस जो है वो भी काफ़ी एक्सटेंसिव है, और इसी के साथ में आप देखेंगे दे वर ड्रिवन बाय नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस। इससे पहले भी पॉलिटिकल एसोसिएशन देखे गए थे, जैसे कि आप देखोगे बंग भाषा प्रकाशिका सभा ऑफ 1836, द जमींदारी एसोसिएशन ऑफ 1837, द बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी ऑफ 1843, द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ऑफ 1851। बट ये जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस हैं 1850 से पहले लगभग आप देखोगे कि दे वर नॉट ड्रिवन बाय नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस, दे वर बेसिकली एस्टेब्लिश्ड टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट देयर ओन क्लास इंटरेस्ट। और यहाँ पे मेनली जो जमींदार्स हैं, लैंडलॉर्ड्स, या जो इलीट सेक्शन है, जो पढ़े लिखे इंडियंस हैं, वे एक्टिव थे। तो यहाँ पे क्लास इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ग्रुप्स फॉर्म किए गए थे 1850 से पहले, एंड इनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा नैरो हैं, और आप देखोगे सोशल बेस भी बहुत लिमिटेड, जोग्राफिकल स्प्रेड भी लिमिटेड है। लेकिन द सिनेरियो हैड चेंज्ड आफ्टर 1850s। व्हाई सो? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि द ब्रिटिशर्स हैड यूनाइटेड इंडिया, है ना, द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। हम सेम टाइप के सेटअप में रह रहे थे। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन वर इंट्रोड्यूस्ड, बीट द रेलवेज, द रोड्स, द टेलीग्राफ एटसेट्रा। एंड दो ये सब कुछ किया जा रहा था ब्रिटिश इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, एंड दिस वाज कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया। बट आप देखोगे कि इसका साइड इफेक्ट था द ग्रोइंग नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस। अब इंडियंस एक महसूस करने लगे थे। प्रेस के वाया पीपल वर बिकमिंग अवेयर ऑफ द थिंग्स टेकिंग प्लेस इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एंड दे वर रियलाइजिंग कि हम सबकी प्रॉब्लम्स एक जैसी हैं। आप देखोगे एजुकेटेड इंडियंस हैं, उन्होंने वहां पर पढ़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में। दे आर अवेयर, दे हैव एनालिटिकल स्किल्स, वो चीज़ों को समझ पाते हैं। इक्वली क्वालिफाइड है बट जॉबलेस हैं, डिस्क्रिमिनेशन देख पा रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, दे वर रेडी टू लीड।
इंग्लिश बिकेम अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, बिटवीन दीज एजुकेटेड इंडियंस। इसी के साथ साथ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो है उन्होंने भी इंडियंस को जोड़ दिया था, है ना। देवर अगेंस्ट दिस हिंदू मुस्लिम डिविजन और कास्ट बेस्ड डिविजन और द पुअर कंडीशन और द लो स्टेटस ऑफ वीमेन एंड दी सो कॉल्ड अनटचेबल्स, राइट। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इन सब के चलते जो इंडियंस हैं उनमें एक बॉन्ड फॉर्म हो रही थी। देयर वर ग्रोइंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स अमंग दी इंडियन मासेस। और इसमें आप देखेंगे कि लिटन एंड रिपन, ये जो दो वाइसरॉयज हैं, इनका जो टेन्योर है उसमें जो कुछ इवेंट्स हुए, दे फर्दर फ्यूल्ड दी नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस, द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, एंड दिस लेड टू द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन दिसंबर 1885 एंड यहां से इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत होती है। खैर, लिटन की जो वाइसरॉयल्टी उसको देख लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे क्या इवेंट्स हुए। तो आप देखेंगे कि लिटन का टेन्योर है 1876 से 1880। ही इज नोन एज एनिमी ऑफ इंडिया, बहुत ज्यादा रिएक्शनरी है। सो आप यहां पर क्या देखेंगे कि 1876-78 में देयर वाज अ ग्रेट फेमिन, अराउंड 6 to 10 मिलियन पीपल हैड डाइड इन दिस फेमिन। बट उधर की तरफ लिटन जो है उन्होंने दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया 1877 में, जहां पे क्वीन विक्टोरिया पे एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल कॉन्फर किया गया। दिस शोज व्हाट insensitivity and apathy of the British administration towards the Indian masses and their problems. वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के वाया जो वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर्स हैं उनको गैग करने की कोशिश की गई। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर 1878 to 1880 was purely driven by colonial interests. It was part of Lytton's policy of proud reserve. दरअसल वो अफगानिस्तान को जारिस्ट रशिया और ब्रिटिश कॉलोनी इंडिया के बीच में एक बफर स्टेट की तरह यूज करना चाहता था। तो वो चाहता था कि वहां पे एक पपेट रूलर हो, अफगानिस्तान के फॉरेन अफेयर्स जो हैं वे ब्रिटिश हाथ में हो, और इस तरीके से इस एरिया में जो ब्रिटिश इंटरेस्ट हैं उसे वो सिक्योर कर पाए। और इसके चलते ये वॉर हुआ, जिसके बाद अफगानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाएगी। बट इट वॉज ऑब्वियसली अ ड्रेन ऑन इंडियन रिसोर्सेस। फ्री ट्रेड पॉलिसी के वाया आप यहां पर क्या देखोगे कि कुछ 29 आइटम्स जो यूरोप से इंडिया में इंपोर्ट की जाती थी उन पे इंपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया। सो हमारे यहां पे जो बिजनेसेस अभी एस्टेब्लिश हो रहे थे उनको भी अपने पैर नहीं जमाने दिए जा रहे थे। आर्म्स एक्ट ऑफ 1878 जिसके वाया इंडियंस के आर्म्स रखने या मैन्युफैक्चर या डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत सारे प्रोहिबिशंस लगा दिए गए, उनको लाइसेंस लेना पड़ता था। बट यूरोपियंस के साथ में ऐसा नहीं हो रहा था। दी स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज जिसके वाया जो आपकी हायर सिविल सर्विसेज हैं उनमें 1/3 सीट्स रिजर्व कर दी गई फॉर दी मेंबर्स ऑफ इंडियन एलीट फैमिलीज एंड दे वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द वाइसरॉय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। सो ऑब्वियसली जो एजुकेटेड इंडियंस हैं, है ना, वो तो इससे नाराज होंगे। इसी के साथ में जो कोवेनेंटेड या हायर सिविल सर्विसेज हैं इनमें जो मैक्सिमम एज ऑफ अपियरेंस है उसको 21 से घटा करके 19 साल कर दिया। आप सोचिए, लंदन में एग्जाम होती है, आपको हॉर्स राइडिंग आनी चाहिए, है ना, आपके पास इतने रिसोर्सेज होने चाहिए कि आप वहां जाएं, ग्रीक और लेटिन का नॉलेज होना चाहिए आपके पास, और फिर आप इतनी कम एज कर दें। यानी बेसिकली इंडियंस को इन हायर सिविल सर्विसेज से बाहर रखने की कोशिश की जा रही थी। लिटन का टेन्योर खत्म हुआ, रिपन को भेजा गया। रिपन जो है उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए बेसिकली टू पेसिफाई द इंडियंस, है ना, टू अप्लाई ऑइंटमेंट ऑन टू द वुंड्स ऑफ इंडियंस गिवन बाय लिटन। अब इनके टेन्योर में आप देखोगे काफी अच्छे स्टेप्स भी हुए, जैसे कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है उसको बंद कर दिया गया, है ना, आपका जो सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर है इट केम टू एन एंड, ऑल दोस थिंग्स। इनको फ्रेंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। लेकिन यहां पर इल्बर्ट बिल जो है उसको लेकर के कंट्रोवर्सी हो गई। अब ये इल्बर्ट बिल क्या था, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि लॉर्ड रिपन के लॉ मिनिस्टर थे सीपी इल्बर्ट। सीपी इल्बर्ट के द्वारा 1883 में सेंट्रल लेजिस्लेचर में एक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। इस बिल के वाया इंडियन जजेस एंड यूरोपियन जजेस में पैरिटी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी कि जिस तरीके से यूरोपियन जजेस इंडियन जो अक्यूज्ड हैं, ट्रायल्स हैं, उनके ट्रायल्स को प्रिसाइड कर पाते हैं, इंडियन जजेस को भी ये राइट दिए जाए विज़-विद द यूरोपियन अक्यूज्ड इन इंडिया। लेकिन इस बिल के अगेंस्ट आप देखोगे कैलकाटा में जो यूरोपियन कम्युनिटी है उसने, और लंदन में जो ब्रिटिश हैं उन्होंने एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट, और इस प्रेशर के चलते सीपी इल्बर्ट को इस बिल को वापस लेना पड़ा।
जो मॉडिफाइड बिल था, जिसमें बेसिकली ट्रायल बाय जूरी का प्रोविजन था, जिसमें से आउट ऑफ 12 7 वर यूरोपियंस, had defeated the original purpose of the bill of establishing parity between Indian judges and the European judges. इसके चलते आप देखेंगे कि रिपन जो है उन्होंने वाइस रॉयल्टी से रेजिग्नेशन भी दे दिया। लेकिन अब जो हमारे यहाँ पे अलग अलग रीजन्स में एजुकेटेड इंडियंस जो न्यू मिडिल क्लास को, एस्पिरेशनल क्लास को रिप्रेजेंट करते थे और ब्रिटिशर्स की इन सब पॉलिसीज से बहुत नाराज थे, उनको एक बात समझ में आ गई कि अगर इसी तरीके से हम भी एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अपनी डिमांड्स को सरकार के सामने रखेंगे तो वो इनको डिनाई नहीं कर सकती। हम भी इस तरीके से एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करेंगे, अपनी डिमांड्स को एक सिस्टमेटिक तरीके से ब्रिटिशर्स के सामने रखेंगे, उन पे प्रेशर क्रिएट करेंगे और इस तरीके से ग्रेजुअली हम ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स जो हैं उनको लेकर के आएंगे। और इसी पर्पस से आप देखेंगे दिसंबर 1885 में बॉम्बे में इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन को रखा गया, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। अब यहां से इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है उसकी शुरुआत होती है, तो हम यहां से इंडियन नेशनल मूवमेंट को ट्रेस करना शुरू करेंगे। सो इन 1885 द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज लेड डाउन एंड दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। The initial 2 decades of the Indian national movement, right from the formation of Congress till the beginning of the Swadeshi and boycott movement, the extremist phase of anti-Bengal partition, this period is known as moderate phase. But why so? आप देखेंगे यहाँ पे लीडर्स की जो आइडियोलॉजी है, उनके जो मेथड्स हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट हैं, कंजर्वेटिव हैं, और इसीलिए इस फेज को हम मॉडरेट फेज कहते हैं। दरअसल इस समय जो लीडर्स हैं, दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वोचा, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, दे वर बिलीवर्स ऑफ लिबरल आइडियोलॉजी एंड इसी के साथ में इनका मानना था कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस। हाँ, यहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है। सो दे वर मेयरली सीकिंग रिफॉर्म्स विद इन द ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन रेदर देन सेल्फ गवर्नेंस, स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो डिमांड्स बहुत लिमिटेड है। दूसरा, आप यहाँ पर क्या देखेंगे, इनका मानना था कि ये जो रिफॉर्म है ये ग्रेजुअली होगा, यहाँ पे हमें कंफ्रंटेशन मोड में नहीं जाना है, कंसल्टेशन, नेगोशिएशन एंड अपार्ट फ्रॉम दिस पेटिशंस, प्रेयर्स एंड प्रोपेगेंडा के वाया कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रहते हुए, लीगल मींस को यूज करते हुए ही हम ब्रिटिशर्स पे सफिशिएंट प्रेशर क्रिएट करेंगे कि वे यहाँ पे रिफॉर्म्स की तरफ आगे बढ़ें। और इसी वजह से आप यहाँ पे देखेंगे कि इस पर्टिकुलर फेज को हम मॉडरेट फेज कहते हैं। लेकिन ये जो मॉडरेट तौर तरीके हैं, इनसे हमारे लीडर्स कुछ ज़्यादा अचीव नहीं कर पाए। इनका एक मेजर अचीवमेंट था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। सो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 अगर मैं ब्रीफ में आपको बताऊं तो आप यहाँ पे देखेंगे इसके वजह लेजिस्लेचर की जो साइज है उसको बढ़ा दिया गया, यानी बेसिकली नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज कर दी गई बोथ एट द सेंटर एज वेल एज द प्रोविंशियल लेवल। जो नॉन ऑफिशियल्स के लिए रिजर्व सीट हैं बोथ एट द सेंटर एंड द प्रोविंसेस, उनको भी बढ़ा दिया गया। अब नॉन ऑफिशियल्स के लिए सीट बढ़ी है, यानी इंडियंस के लिए पार्टिसिपेशन की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। दूसरा, आप देखेंगे कि लेजिस्लेचर को कुछ पावर्स दिए गए, जैसे कि अब वे एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चंस पूछ सकती थी और इसी के साथ में कुछ जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनको भी डिस्कस कर सकती थी। बट ध्यान रहे, वाइसरॉय का जो वीटो पावर है वो इंटैक्ट है, जो उसे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के वजह दिया गया था। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते, पूरे बजट को वोट नहीं किया जा सकता। तो ठीक है, पहले के कंपैरिजन में लेजिस्लेचर की साइज भी बढ़ी है, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी हैं, नॉन ऑफिशियल्स के लिए नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी हैं, पावर्स भी दिए गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ कॉन्क्रीट या सब्सटेंशियल पावर लेजिस्लेचर को नहीं दिया गया था। एज फार एज रिप्रेजेंटेशन इज कंसर्न, डायरेक्ट इलेक्शंस तो नहीं, बट पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो हैं इनको इनकॉर्पोरेट किया गया वाया द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। लेकिन इलेक्शन वर्ड इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में कहीं पर भी मेंशन नहीं था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन वाज इनकॉर्पोरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। लेकिन आप देख पाएंगे कि मॉडरेट्स जो हैं वे ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाए हैं। सो देयर वाज अ ग्रोइंग सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन अमंग द यूथ, देयर वाज ग्रोइंग रेडिकलाइजेशन। 1890 से ही ये ट्रेंड जो है ये शुरू हो गया था, जो आप देखेंगे 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में और ज्यादा रैपिडली आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इसके पीछे के रीजंस क्या थे, है ना? व्हाई द राइजिंग ट्रेंड ऑफ मिलिटेंटिज्म और रेडिकलिज्म इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट? तो इसके पीछे देखो, एक ग्रोथ ऑफ
एजुकेशन, बट एट द सेम टाइम इंडियंस जो हैं डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी के चलते सूटेबल एम्प्लॉयमेंट्स में एंटर नहीं कर पा रहे थे। दूसरी तरफ आप क्या देखोगे, लोग जो हैं वो कॉलोनियलिज्म के रियल नेचर को, ट्रू नेचर को अब समझने लगे थे। हमारे मॉडरेट्स जो हैं वे ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाए थे। अब लोगों को धीरे धीरे ये समझ आने लगा था कि कोई भी हमें थाली में परोस करके हमारे राइट्स नहीं देगा। इन ऑर्डर टू सिक्योर आवर राइट्स वी विल हैव टू फाइट ऑन आवर ओन। सो देयर वाज अ ग्रोइंग फेथ इन सेल्फ एफर्ट, growing faith in self-effort, and fuel was added to the fire via the Curzon's reactionary policies. लॉर्ड कर्जन जो हैं उनके द्वारा कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 को लाया गया, जिसके वाया इंडियंस के लिए जो अपॉर्चुनिटी है टू बी पार्ट ऑफ कलकत्ता कॉर्पोरेशन उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। सेकेंडली आप देखेंगे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ऑफ 1904, अगेन अ ड्रैकोनियन प्रोविजन, अ रिएक्शनरी पॉलिसी, एंड द फाइनल ब्लो वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल। और इसके चलते अब लोग जो हैं उनका हो गया था, और आप देखोगे अ ट्रेन्ड लीडरशिप हैड इमर्ज्ड इन द फॉर्म ऑफ लाल बाल पाल। देयर वर international events which became a source of inspiration. For example, the defeat of the Italian army at the hands of the Ethiopian army in 1896, the Boer Wars of 1899-1902 in South Africa, wherein the British army suffered severe reverses, the Japan's victory over Russia in 1905. So, ये जो यूरोपियन सुप्रीमेसी का मिथ है कि द यूरोपियन पावर इज इनविंसिबल, दैट वाज बस्टेड बाय दीज इवेंट्स। जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चल रहे थे आयरलैंड में, रशिया में, इजिप्ट में, टर्की, पर्शिया, चाइना, दे ऑल्सो बिकेम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। और यहां से आप देखेंगे 1905 से शुरुआत होती है with the announcement of the partition of Bengal by Lord Curzon, officially the extremist phase of Indian national movement. The extremist phase of Indian national movement 1905 to 1918, और उसके बाद हम पढ़ेंगे गांधीयन फेज की। Now, अगर हम बंगाल के पार्टीशन की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 1903 से ही लोगों को एक आइडिया लगने लगा था कि बंगाल विल बी पार्टीशन्ड। लोगों को बंगाल के पार्टीशन से दिक्कत नहीं थी, बट द मैनर इन विच दिस पार्टीशन वाज टू बी इम्प्लीमेंटेड, उससे दिक्कत थी। क्यों? क्योंकि हमारे लीडर्स ये समझ गए थे कि बेसिकली इस पर्टिकुलर स्टेप के वाया ब्रिटिशर्स जो इंडियन नेशनल मूवमेंट का नर्व सेंटर है, जो केंद्र है बंगाल, उसको कमजोर करना चाहते हैं, लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटना चाहते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड करना चाहते हैं, और इस तरीके से इंडियन नेशनल मूवमेंट को कमजोर करना चाहते हैं। सो आप देखेंगे कि 1903 से जुलाई 1905 तक, जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ, जो मॉडरेट लीडरशिप है जैसे कि पृथ्वीश चंद्र राय हैं, के मित्रा हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, ये अपने मॉडरेट तौर तरीकों से ब्रिटिशर्स पे प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि बंगाल का जिस तरीके से आप पार्टीशन कर रहे हैं वो सही नहीं है। द ऑफिशियल रीजन गिवन फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कि बंगाल एक बहुत बड़ी प्रोविंस है और इतनी बड़ी प्रोविंस को इफेक्टिवली एडमिनिस्टर करना पॉसिबल नहीं है। सो इट इज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एंड एफिशिएंसी कि हम बंगाल को पार्टीशन कर रहे हैं। इसमें कुछ हद तक तो सच है कि हाँ, बंगाल वाकई में बहुत बड़ी प्रोविंस थी, और एक सिंगल प्रोविंस को जो इतनी बड़ी हो इफेक्टिवली एडमिनिस्टर करना डिफिकल्ट हो सकता है। बट द प्रॉब्लम वाज द मैनर इन विच पार्टीशन वाज अनाउंस्ड। इसके वाया आप देखेंगे कि बंगाल का जो वेस्टर्न पोर्शन है वहां पे हिंदूज की मेजोरिटी होगी और ईस्टर्न पार्ट में मुस्लिम्स की। नॉट ओनली दिस, आप यहाँ पे साथ ही साथ में देखेंगे कि द बंगालीज वर रिड्यूस्ड टू माइनॉरिटी इन देयर ओन होमलैंड। तो ये तो लैंग्वेज के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर डिवाइड कर रहे थे लोगों को, और इसीलिए पार्टीशन। बट आप देखेंगे कि दो मॉडरेट लीडर्स ने बहुत कोशिश की, इसके बावजूद जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया दैट बंगाल विल बी पार्टीशन एंड द पार्टीशन विल कम इनटू इफेक्ट ऑन 16th October 1905. Very next month, August 1905, to be more specific 7th August 1905 को आप देखेंगे कलकत्ता टाउन हॉल मीटिंग हुई और यहाँ पे स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को लॉन्च कर दिया गया। द स्वदेशी एंड द बॉयकॉट मूवमेंट लास्टेड फ्रॉम 1905 to 1911 एंड इट वाज सीकिंग एन्योलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को रद्द कीजिए।
स्वदेशी बॉयकॉट के तहत आप देखेंगे कि कहा गया कि जो ब्रिटिश क्लोथ हैं, जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स हैं, इनको बहिष्कार, है ना, इनका बहिष्कार कीजिए, इनको बॉयकॉट कीजिए और स्वदेशी को अपनाइए। इसी के साथ में जितने भी ब्रिटिश ऑफिसेज हैं, कोर्ट्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इन सब का भी बॉयकॉट हो, राइट? तो बॉयकॉट। सो 7 अगस्त 1905 द स्वदेशी एंड द बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्टेड, जिसको अब हम नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। मीनवाइल इन नवंबर 1905 Minto was appointed as the Viceroy of India. Minto, who is known as the father of communalism in case of India. Now, इसी बीच में कांग्रेस का दिसंबर 1905 का जो एनुअल सेशन है, इट टुक प्लेस इन बनारस एंड वाज प्रिसाइडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले। इस पर्टिकुलर सेशन में स्वदेशी एंड बॉयकॉट के फेवर में रेजोल्यूशंस अडॉप्ट किए गए एंड कर्जन की जो रिएक्शनरी पॉलिसीज हैं उन्हें कंडेम किया गया। इधर ब्रिटिशर्स जो है वो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी को कंटिन्यू रखेंगे ताकि हिंदूज एंड मुस्लिम्स को डिवाइडेड रखें और इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो कमजोर होता चला जाए। इसी के चलते आप देखेंगे कुछ 35 मुस्लिम लीडर्स जो हैं लेड बाय आगा खान, दे विजिटेड वाइसरॉय मिंटो इन शिमला इन अक्टूबर 1906 एंड दिस इज नोन एज द शिमला डेप्यूटेशन। बेसिकली ये जो मुस्लिम डेलीगेशन मिंटो के पास पहुंचा, इसका आइडिया था टू कन्विंस द वाइसरॉय टू गिव मोर बेनिफिट्स पॉलिटिकली टू द मुस्लिम्स, टू गिव मोर रिप्रेजेंटेशन टू द मुस्लिम्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। मिंटो ने कहा कि इस तरीके से भीड़ में नहीं आते, आप भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरह एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाइए और तौर तरीके से अपनी डिमांड्स को हमारे सामने रखिए। Meanwhile, in December 1906, the annual session of Indian National Congress took place at Calcutta under the presidency of Dada Bhai Naroji. यहाँ पे स्वदेशी एंड बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन के फेवर में रेजोल्यूशंस को अडॉप्ट किया गया। बट जो एक मेजर डेवलपमेंट था वो था adoption of Swaraj as the official goal of Congress. It was no longer limited to reforms within the British Indian administration. So एक major development है। Now, on the other side, 30th December 1906, the foundation of All India Muslim League was laid down in Dhaka, as per the advice given by Minto to the Shimla deputation. The main objectives were to prevent Hindu dominance and at the same time seek separate electorates for the Muslims. तो एक तरफ हिंदू मुस्लिम के नाम पर हम डिवाइड हो रहे थे, दूसरी तरफ आप देखेंगे दिसंबर 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सूरत सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी लीडरशिप जो है वो आइडियोलॉजी के बेसिस पर डिवाइड हो गई, मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट और दी रेडिकल्स। दरअसल 1905 से ही कांग्रेस में एक टेंशन जो है वो बनने लगी थी। अब यहाँ पे लाल बाल पाल जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं, जो रेडिकल ट्रेंड को रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में, वे चाह रहे थे कि स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट शुड नॉट बी कन्फाइंड टू बंगाल, it should be extended to rest of the country because this is a matter concerning the national movement. Partition of Bengal is also aimed at weakening the Indian national movement. साथ ही में भी चाहते थे कि it should include boycott of everything associated with the British. Moderates इसके फेवर में नहीं थे, तो इसके चलते टेंशंस बनने लगी थी। बट गोपाल कृष्ण गोखले हैं, दादा भाई नारोजी हैं, they managed the tensions for some time. बट जब कांग्रेस के दिसंबर 1907 के सेशन के लिए वेन्यू को फिक्स करना था, तो मॉडरेट्स चाह रहे थे कि हम यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट को प्रेसिडेंट न बनने दें, तो उन्होंने यहाँ पे सूरत को वेन्यू चुना। सूरत बॉम्बे प्रोविंस में आता था और तिलक की होम प्रोविंस थी, तो इस तरीके से तिलक को प्रेसिडेंटशिप से बाहर किया जा सकता है। वहीं पे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो हैं वे नागपुर में ये सेशन करवाना चाहते थे, विच वॉज बेसिकली हॉटबेड ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज, और वे यहाँ पे लाला लाजपत राय या तिलक को प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे। तो इस बात पे यहाँ पर आप देखेंगे कि डिफरेंसेस जो है वे ओपन में आ गए एंड अल्टीमेटली कांग्रेस गॉट स्प्लिट इनटू टू factions, the moderates and the extremists. It was basically a drag on the Indian national movement as well as the Swadeshi and boycott movement. Moderates को लगता था कि एक्सट्रीमिस्ट जो हैं इनकी रेडिकलिज्म की वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं होंगे। वहीं पे आप देखेंगे कि एक्सट्रीमिस्ट जो इनको लगता था कि these moderates have not achieved anything and they are basically a drag on the Indian national movement. So the extremists had lost faith in the moderate leadership
and this became the reason for the Surat split of 1907. Meanwhile, आप यहाँ पे देखेंगे 1908 तक स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट काफी कमजोर पड़ चुका था और उधर रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा प्रोमिनेंटली आपके बॉम्बे, बंगाल एंड आपका जो दिल्ली, यूपी, बिहार वाला पोर्शन है यहाँ पर. Meanwhile, the Government of India Act of 1909, also known as the Morley-Minto Reforms, was passed in 1909. और यहाँ पे काफी सारे प्रोविजंस हैं, बट सबसे मेजर डेवलपमेंट जो है वो है the demand of the Muslims for separate electorates was accepted. So the policy of appeasement of the minorities, particularly Muslims, is continuing and it is aimed at dividing the Indian national movement. इस बात को आपको ध्यान रखना है. यहाँ पर एक और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ये हुआ कि यहाँ पे पहली बार वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन मेंबर को इंक्लूड किया गया एंड ही वाज सत्येंद्र नाथ सिन्हा. चलिए 1911 में आप देखेंगे कि जब रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो हैं वे काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी, तो इस प्रेशर के चलते जॉर्ज फिफ्थ, ब्रिटेन के जो किंग भारत आए हुए थे, उन्होंने दिल्ली दरबार के समय पार्टीशन ऑफ बंगाल को रद्द कर दिया और इसी के साथ में अनाउंस किया कि कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की जाएगी. सो एक तरफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एन्युल्ड. द रीजन वाज द माउंटिंग प्रेशर ऑन द ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज एंड द रेडिकल ट्रेंड इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट. दूसरी तरफ मुस्लिम सब इससे नाराज हो जाएंगे क्योंकि उनको जब बंगाल के पार्टीशन के लिए मनाया गया था तो कहा गया था कि ईस्टर्न बंगाल में आपकी मेजॉरिटी रहेगी, आपके लीडर रहेंगे, तो ये आपके हित में है. लेकिन अब पार्टीशन को कैंसिल कर दिया गया है, तो मुस्लिम्स को पैसिफाई करने के लिए कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की जा रही है बिकॉज दिल्ली इज एसोसिएटेड विद मुस्लिम ग्लोरी, है ना. इट हैड बीन द सीट ऑफ पावर, इट हैड बीन द कैपिटल ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत एज वेल एज ड्यूरिंग द मुगल पीरियड. सो जैसे मैंने आपसे कहा कि देखो, एक तरफ ऑन ग्राउंड कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करना पॉसिबल नहीं हो रहा था. 1908 तक पुलिस का जो रिप्रेशन है, सप्रेशन है, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था. इधर आप देखोगे कुछ लीडर्स जो हैं जैसे कि तिलक हैं, अरेस्ट कर लिए गए थे, है ना. लाला लाजपत राय जो हैं, ही हैड वेंट अब्रॉड. बिपिन चंद्र पाल हैं, ही हैड टेकन रिटायरमेंट फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स. कांग्रेस फैक्शंस में डिवाइड हो चुकी थी. हिंदू मुस्लिम डिविजन जो है वो बहुत क्लियर था. तो यहां पर आप क्या देखेंगे, एक तरफ हिंदू मुस्लिम डिवीजन बिकॉज ऑफ दी ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, इधर कांग्रेस में आइडियोलॉजी के बेसिस पे डिवीजन जो है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है. लीडरशिप जो है कुछ अरेस्ट कर ली गई है, कुछ बाहर चली गई है, किसी ने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लिया है. ऑन ग्राउंड पुलिस के ब्रूटल रिप्रेशन और सप्रेशन के चलते कोई भी एक्टिविटी करना पॉसिबल नहीं है. सो आपने यूथ को अराउज तो कर दिया है, लेकिन आप उसकी एनर्जी को यहाँ पे सक्सेसफुली टैप नहीं कर पाए. तो आप देखेंगे कि ये यूथ जो हैं, ये जो सीक्रेट सोसाइटीज हैं, जो अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसका हिस्सा बन गए एंड दे स्टार्टेड द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज. यहां पर अगर हम प्रोमिनेंट रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की बात करें तो आप यहां पे देखेंगे कि बंगाल में अनुशीलन समिति एंड द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप विद इन अनुशीलन समिति, युगांतर ग्रुप वर एक्टिव, एंड अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस ऑफ 1908, the Baraha dacoity of 1908 is associated with this particular group. यहाँ पे अगर हम बॉम्बे प्रोविंस की बात करें तो यहाँ पे तिलक, सावरकर ब्रदर्स बहुत एक्टिव थे. तिलक गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल्स, अपनी जर्नल्स केसरी एंड मराठा के वाया मिलिटेंट नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे थे, एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स को, और ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का जो एक्सप्लॉयटेटिव फेस है उसे भी एक्सपोज कर रहे थे. इनसे इंस्पायर होकर ही छापेकर ब्रदर्स ने W.C. रांड, जो पुणे प्लेग कमिश्नर हैं, उसका असैसिनेशन कैरी आउट किया. इधर सावरकर ब्रदर्स ने पहले मित्र मेला की फाउंडेशन को रखा, जो आगे चल के अभिनव भारत सोसाइटी का हिस्सा हो गया. अभिनव भारत सोसाइटी के ही अनंत लक्ष्मण कान्हरे ने नासिक के डीएम जैक्सन का मर्डर किया, जिसे हम नासिक कॉन्स्पिरेसी केस ऑफ 1909 के नाम से जानते हैं. तो 1908 से 1914 के बीच में आपको काफी सारी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो हैं वे देखने के लिए मिलेंगी. नाउ अगर हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को ट्रेस करें बिटवीन 1914 टू 1918, दैट इज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो आप यहां पर देखेंगे कि 1914 में द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड एंड द ब्रिटिश वर आर्म्ड विद द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1915. इसके चलते कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड कैरी आउट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया.
बहुत सारे जो रिवोल्यूशनरीज हैं वे यहाँ से बाहर चले गए और वहाँ पे जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं उनसे मदद इकट्ठी करने लगे इन द फॉर्म ऑफ फंड्स, आर्म्स, ताकि इंडिया में एक आर्म्ड रिबेलियन को लॉन्च किया जा सके टू एक्सपेल द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। दूसरी तरफ 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भी लौट आए थे। तिलक जेल से आ गए हैं, लेकिन कुछ भी कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, यानी पॉलिटिकल एक्टिविटी वाइज अगर आप देखें तो ये काफी स्लो फेज है। इधर एनी बेसेंट भी प्रेजेंट थी। एनी बेसेंट जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की हेड थी इस समय, वे चाहती थी कि उनके होमलैंड दैट इज आयरलैंड की तरह इंडिया में भी एक होम रूल मूवमेंट जो है उसको शुरू किया जाए। होम रूल मूवमेंट की डिमांड थी डोमिनियन स्टेटस या स्वराज फॉर इंडिया, लेकिन वे चाहती थी कि ये कांग्रेस के मंच से हो तो बढ़िया होगा, क्योंकि कांग्रेस के पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक फॉलोवरशिप है एंड कांग्रेस के पास में एक प्रॉपर रिसोर्स बेस भी है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि जब कांग्रेस की तरफ से कोई भी स्टेप नहीं लिया गया तो तिलक जो हैं उन्होंने अपनी होम रूल लीग को लॉन्च कर दिया फ्रॉम बेलगाम एंड पुणे, और पूना वो सेटअप एज दी हेडक्वार्टर। इधर की तरफ सितंबर 1916 आते आते एनी बेसेंट जो अब वेट कर करके थक चुकी थी, उनके द्वारा भी अपनी होम रूल लीग को लॉन्च कर दिया गया विद अडियार और मेड्रास एज दी हेडक्वार्टर। ना तिलक और एनी बेसेंट की लीग्स अलग अलग हैं, उसके पीछे का रीजन है इनके बीच में बहुत ज्यादा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। एनी बेसेंट लिबरल आइडियोलॉजी से आती थी, कॉन्स्टिट्यूशनल तौर तरीके में रह करके सब कुछ करना चाहती थी। तिलक मिलिटेंट नेशनलिज्म का फेस थे। So in order to avoid conflicts, they had started their own wings. तिलक की जो विंग है उसके 6 ब्रांचेस थी and most of them were active in central provinces, बॉम्बे, कर्नाटका एटसेट्रा। इधर की तरफ आप देखेंगे कि एनी बेसेंट की लीग जो है वो बाकी एरियाज में थी और कुछ 200 से भी ज्यादा ब्रांचेस थी। जॉर्ज पी अरुंडाले जो हैं वे एनी बेसेंट की विंग के सेक्रेटरी थे, जनरल सेक्रेटरी थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अप्रैल 1916 में होम रूल मूवमेंट की शुरुआत हुई और ये 1918 तक चलेगा एंड इसकी डिमांड थी डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। मीनवाइल दिसंबर 1916 में एक मेजर डेवलपमेंट हुआ। ड्यूरिंग द एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हिच वाज टेकिंग प्लेस इन लखनऊ, द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट केम टुगेदर। उधर की तरफ मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में भी एक पैक्ट साइन किया गया, द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916, जहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया, ये सोचते हुए कि माइनॉरिटीज के मन में मेजॉरिटी डोमिनेशन का कोई फियर नहीं होना चाहिए। उधर मुस्लिम लीग ने कहा कि हम जॉइंटली आपके साथ मिल करके जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है स्वराज की उसको ब्रिटिशर्स के सामने रखेंगे। तो एक मेजर डेवलपमेंट था। आप यहां देख पा रहे हैं मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस साथ में आ गए हैं और इसी के साथ साथ में आप यहां पर देख रहे हैं कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वे भी साथ आ गए हैं। सो इससे इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है इट गॉट अ मोमेंटम। जिन्ना वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस लखनऊ पैक्ट बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, और इसीलिए सरोजनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर कहा था। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगस्त 1917 में आप देखेंगे एनी बेसेंट को होम रूल लीग मूवमेंट के चलते अरेस्ट कर लिया गया, बट उनके अरेस्ट के बाद जनता भड़क गई तो उनको रिलीज किया गया। और आप देखेंगे इधर प्रेशर के चलते मॉन्टेग्यू जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे, उनके द्वारा अगस्त डिक्लेरेशन जो है इसको इशू किया गया। अगस्त डिक्लेरेशन में कहा गया कि हम चाहते हैं इंडिया में सेल्फ गवर्नेंस एस्टेब्लिश हो, एक रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो। सो अब सेल्फ गवर्नेंस खुद इनका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, यानी स्वराज की डिमांड विल नो लॉन्गर बी कंसीडर्ड एज सेडिशन। सो क्या कहा गया है कि हम चाहते हैं कि इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन इन एवरी ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रेजुअली यहां पे सेल्फ गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करना, एक रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करना, यानी स्वराज विल नो लॉन्गर बी कंसीडर्ड एज सेडिशियस। अगस्त 1917, दिसंबर 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कलकत्ता में हुआ और यहां पे एनी बेसेंट और होम रूल लीग मूवमेंट से अपनी सिंपैथी दिखाने के लिए, सपोर्ट दिखाने के लिए कांग्रेस ने एनी बेसेंट को अपना प्रेसिडेंट चुना। This was for the first time that a woman was chosen as the president of annual session of Indian National Congress. So she was the first woman president of Indian National Congress. Meanwhile,
नवंबर 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो खत्म हुआ, लेकिन तब तक होम रूल मूवमेंट काफी कमजोर पड़ चुका था। अपने अरेस्ट के बाद में एनी बेसेंट जो है वे ज्यादा लीड लेने के लिए तैयार नहीं थी। तिलक जो है उन्हें एक केस के सिलसिले में ब्रिटेन जाना पड़ा, और इस करते आप देखेंगे धीरे धीरे होम रूल मूवमेंट कमजोर पड़ने लगा। हिंदू मुस्लिम कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी देखने के लिए मिल रहा था ग्राउंड पे, और इस तरीके से आप देखेंगे होम रूल मूवमेंट जो है वो 1918 तक खत्म हो चुका था, है ना। इट फेल टू अचीव द डिमांड ऑफ डोमिनियन स्टेटस, बट ठीक है। अब यहां से गांधीयन फेज जो है उसको हम शुरू करेंगे। गांधी जी की ब्रीफ क्रोनोलॉजी को पहले कवर करेंगे, और उसके बाद में उनके अर्ली एक्सपेरिमेंट्स एंड देन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड द फाइनल फेज लीडिंग टू द फ्रीडम बट एट द कॉस्ट ऑफ पार्टीशन। ये सब हम यहां कवर करेंगे 1918 से 1947, द थर्ड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, द गांधीयन फेज। सो अगर हम गांधी जी के लाइफ के अर्ली पार्ट के बारे में देखें, बिफोर हिज एंट्री इनटू इंडियन पॉलिटिक्स, so he was born on 2nd October 1869 in Porbandar. His father was Diwan of Rajkot. He was married to Kasturba at the age of 13 and later on he went to England to study law. वे वापस लौटे और 1893 में उनके पास उनके क्लाइंट दादा अब्दुल्ला का केस आया, जिसके सिलसिले में उन्हें साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। साउथ अफ्रीका ब्रिटिश कॉलोनी थी। Now he experienced racial discrimination here. Basically he was thrown out of a first class carriage at Pietermaritzburg. Now Gandhiji inquired into the condition of the Indian migrants here. इनको पता चला कि किस तरीके से इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा बदतर है, इनको बहुत इंसेनेटरी कंडीशंस में रहना पड़ता है। To fight against this racial discrimination, Gandhi laid down the foundation of Natal Indian Congress. और यहाँ से गांधी जी का साउथ अफ्रीका में मॉडरेट फेज ऑफ स्ट्रगल शुरू होता है, जो 1906 तक कंटिन्यू रहेगा। इस फेज में गांधी जी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करेंगे, न्यूज़पेपर शुरू करेंगे, और इसके वाया प्रोपोगेंडा, पेटिशंस, पैम्फलेट्स, इन सभी मीडियम का इस्तेमाल करते हुए, यानी लीगल मींस के दायरे में रहते हुए, गांधी जी ब्रिटिश साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की तरफ ध्यान अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। इनके द्वारा इंडियन ओपिनियन ये न्यूज़पेपर शुरू किया गया है 1903। जब इन्होंने देखा कि इनके फॉलोअर्स थोड़ा सफर कर रहे हैं यहाँ पे, तो इन ऑर्डर टू प्रमोट कम्युनिटी लाइफ, सेल्फ सफिशिएंसी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वोदय, Gandhi started Phoenix settlement. It had taken inspiration from John Ruskin's Unto This Last. Now 1906 में कुछ ऐसा हुआ कि गांधी जी जो हैं he realized that moderate means will not be giving any result, so he shifted to passive resistance. और यहाँ पे गांधी जी के सत्याग्रह की शुरुआत होती है बेस्ड ऑन द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ अहिंसा, नॉन वायलेंस, ट्रुथ। He led 3 satyagrahas here primarily. First in 1906 against the compulsory registration certificates, then the campaign against restrictions on Indian migration or the Transvaal Immigration Act, campaign against poll tax and the invalidation of Indian marriages. 1908 में इसी दौरान इनके द्वारा सत्याग्रह टर्म को भी अडॉप्ट किया गया। हिंद स्वराज्य जो है वो लिखा गया यहीं पे। इनके द्वारा टॉल्स्टॉय फार्म जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया, बेसिकली टू सपोर्ट दी फैमिलीज ऑफ दी सत्याग्रहीज। इसी दौरान गोपाल कृष्ण गोखले भी साउथ अफ्रीका पहुंचे और अब वे गांधी जी के पॉलिटिकल मेंटोर बन जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है हैड देयर बीन नो गोखले देयर वुड हैव बीन नो गांधी। अब 1914 आते आते गांधी जी की जो मेजॉरिटी ऑफ डिमांड्स हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो बेसिकली साउथ अफ्रीका में थी, मान ली थी, और इसी के चलते गांधी जी को लगा कि उनका पर्पस वहां पर खत्म हो गया है एंड ही डिसाइडेड टू रिटर्न बैक टू इंडिया। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत पहुंचे और आप यहाँ पे देखेंगे 1915 में ही उन्हें केसर ए हिंद का मेडल दिया गया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। दिस वाज बेसिकली गिवन इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द बोयर वॉर। साउथ अफ्रीका में जब बोयर वॉर चल रहा था उस समय गांधी जी ने इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स शुरू की थी ना। जब गांधी जी भारत लौटे, हम इसे है ना प्रवासी भारत दिवस के रूप में मनाते हैं। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आ गए और आपको पता है कि इस समय तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। यहाँ पर इन जनरल आप देखेंगे गांधी जी मॉडरेट पॉलिटिक्स के लिमिटेशंस को रियलाइज कर चुके थे।
होम रूल की बात चल रही थी, बट गांधी जी वॉज नॉट वेरी मच इन फेवर, क्योंकि उनको लग रहा था कि ब्रिटेन इज इन दी मिडल ऑफ अ वॉर और इस समय होम रूल की डिमांड के लिए एक मूवमेंट चलाना सही नहीं होगा। गांधी जी ने यहां पर कोई भी पॉलिटिकल स्टांस नहीं लिया एंड इनिशियल जो 2 साल है लगभग लगभग, उसमें गांधी जी ने पहले कोचराब में आश्रम एस्टेब्लिश किया एंड देन साबरमती आश्रम की फाउंडेशन को रखा। मीनवाइल गांधी जी ने 1916 के लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को अटेंड किया। इससे पहले बनारस हिंदू कॉलेज के इनोग्रेशन में उन्होंने अपना फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस दिया था। तो यहां पर आप देखेंगे कि इस सेशन में उनकी मुलाकात हुई एक किसान राजकुमार शुक्ला से, जो कि बिहार के चंपारण से आता था, और उसने यहाँ पे गांधी जी को जो इंडिगो कल्टीवेटर्स हैं उनकी हालत के बारे में बताया और इनवाइट किया कि आप खुद आइए चंपारण और इंडिगो कल्टीवेटर्स की हालत देखिए। और इसके इनविटेशन पे गांधी जी 1917 में है ना चंपारण पहुंचेंगे और यहीं से गांधी जी के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत होगी। गांधी जी के जो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें हम बात करते हैं अप्रैल 1917 के चंपारण सत्याग्रह की, which was basically on the issue of तीन काठिया सिस्टम। बिहार के चंपारण में इंडिगो कल्टीवेटर्स were forced into the तीन काठिया सिस्टम by यूरोपियन प्लांटर्स। इसके तहत उनकी जमीन के 3/20th पार्ट पे उनको इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए फोर्स किया जाता था और यहाँ पे रॉ मटेरियल्स मनमाने दाम पे यूरोपियन प्लांटर्स इनको देते थे और जो फाइनल क्रॉप है उसे अपने डिक्टेटेड प्राइसेस पे कल्टीवेटर्स से खरीदते थे। कल्टीवेटर्स के लिए बिल्कुल ही नुकसान का सौदा था। जब गांधी जी को यह पता चला, वो इंक्वायरी कर रहे थे, उनके पास में यहाँ पे ऑर्डर्स आ गए कि इमीडिएटली लीव चंपारण क्योंकि आपके पास परमिशन नहीं है। गांधी जी ने कहा मैं कुछ भी इलीगल नहीं कर रहा हूं, ये लॉ या ऑर्डर जो मेरे को भेजा गया है मैं इसको नहीं मानता हूं। ये गांधी जी का फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस था इंडिया में। अल्टीमेटली एक चंपारण इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई जिसके गांधी भी मेंबर थे और फिर कहा गया कि जो भी इलीगल ड्यूज कलेक्ट किए हैं उसमें से कम जो 25% है वो आप वापस कर दीजिए। ये गांधी जी की फर्स्ट जीत थी यहाँ पे और इससे आप देखेंगे द पेसेंट क्लास गॉट एसोसिएटेड विद द इंडियन नेशनल मूवमेंट, thus widening the base of the Indian national movement and democratizing it in the real sense। इसके बाद फेब 1918 में अहमदाबाद मील स्ट्राइक में भी गांधी जी का पार्टिसिपेशन रहा। यहाँ पे जो मील वर्कर्स हैं उनकी डिमांड थी कि अगर प्लेग बोनस को विड्रॉ किया जा रहा है तो कम से कम उनकी सैलरी 50% तक हाइक कर दी जाए। गांधी जी ने यहाँ पे कहा कि आप 35% हाइक की डिमांड कीजिए। अल्टीमेटली यहाँ पे वर्कर्स को मोरली सपोर्ट करने के लिए गांधी जी ने फर्स्ट हंगर स्ट्राइक की इंडिया में, है ना। दिस वाज फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ऑफ गांधी इन इंडिया। प्रेशर बना, जो मील ओनर्स हैं वे भी गांधी जी को बहुत रिस्पेक्ट करते थे एंड अल्टीमेटली आप देखोगे कि एक ट्राइब्यूनल सेटअप किया गया एंड इस इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल ने भी यही रिकमेंड किया कि हाँ 35% हाइक देना चाहिए। तो ये गांधी जी का सेकेंड मेजर अचीवमेंट था। इससे वर्किंग क्लास जो है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट का हिस्सा बन गई। इसी बीच अहमदाबाद मील मजदूर संघ जो है उसकी भी फाउंडेशन को रखा गया था जिसमें अनुसुईया साराभाई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। मार्च 1918 में गुजरात के खेड़ा में फेमीन के चलते किसान लैंड रेवेन्यू पे करने की कंडीशन में नहीं थे एंड रेवेन्यू कोड में भी लिखा था कि अगर किसी साल जो नॉर्मल आउटपुट है उसके 1/4 से कम प्रोडक्टिविटी होती है देन अ रेमिशन शुड बी अलाउड। बट यहाँ पे जो रेवेन्यू कलेक्टर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, दे वर नॉट रेडी टू गिव रिलैक्सेशन टू दी कल्टीवेटर्स और इसी के चलते गांधी जी ने यहाँ पे कहा डू नॉट कोऑपरेट विद दम, डू नॉट पे दी रेवेन्यू। सरदार वल्लभ भाई पटेल खेड़ा सत्याग्रह के बाद से ही गांधी जी से जुड़ गए थे और आप यहाँ पे देखेंगे कि अल्टीमेटली खेड़ा में भी गांधी जी की जीत हुई। दिस वॉज गांधीज फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन इन केस ऑफ इंडिया। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, इससे पेसेंट क्लास जो है वो हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़ गई। अहमदाबाद मील स्ट्राइक के बाद में द वर्किंग क्लास गॉट एसोसिएटेड विद द इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड दस इट वाइडेंड द बेस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। गांधी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई एंड उनके फॉलोअर्स की संख्या भी। इसी बीच में आप देखेंगे 1918 में द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर केम टू एन एंड। अब यहाँ पे इंडियंस को लग रहा था कि एज अ मैटर ऑफ ग्रेटिट्यूड, क्योंकि उन्होंने वॉर एफर्ट्स में ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट किया था, कोई भी मेजर मास मूवमेंट यहाँ पे लॉन्च नहीं किया था, दे विल बी रिवॉर्डेड विद एटलीस्ट सेल्फ गवर्नेंस, डोमिनियन स्टेटस लाइक द सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इफ नॉट कंप्लीट इंडिपेंडेंस।
क्योंकि 1917 के मॉन्टेग्यू के स्टेटमेंट में भी ऐसा कुछ कहा गया था। तो उनको लगा कि शायद अब मिल जाएगा, भले कंप्लीट इंडिपेंडेंस ना सही। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे कैरेट एंड स्टिक अप्रोच को फॉलो किया। एक तरफ उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आर कमिंग विच वर है ना अनाउंस्ड एज मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एंड लेटर ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990। दूसरी तरफ स्टिक अप्रोच को फॉलो करते हुए इन्होंने ऑलरेडी एक कमिटी को सेटअप किया था, सिडनी रॉलेट कमिटी या सेडिशन कमिटी, क्योंकि एक बार वॉर खत्म हो गया उसके बाद में डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स को तो यूज नहीं किया जा सकता, वो तो इमरजेंसी प्रोविजंस है। तो सेडिशियस एक्टिविटी से किस तरीके से डील किया जाए, क्योंकि वॉर के बाद द कंडीशन वाज क्वाइट वॉलेटाइल, पीपल वर सफरिंग बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक मिशरीज, द स्पेनिश फ्लू एंड द एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन। तो यहां पे सिडनी रॉलेट कमिटी के रिकमेंडेशंस पे रॉलेट एक्ट, सेडिशन एक्ट या ऑफिशियली जिसको एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट कहते हैं, इसको पास कर दिया गया। नाउ दिस पर्टिकुलर एक्ट अलाउड द गवर्नमेंट टू अरेस्ट एनीवन विदाउट ट्रायल and that person could be kept behind the bars for a period of up to 2 years. This was basically violation of habeas corpus. गांधी जी ने इसको ब्लैक एक्ट कहा और यहां पर आप देखेंगे कि उनके द्वारा यह अनाउंस कर दिया गया कि हम 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट एक सत्याग्रह लॉन्च करेंगे। यहां पे गांधी जी ने जो होम रूल लीग है, जिसको अब उन्होंने स्वराज सभा कहा था, उसके वॉलंटियर्स का इस्तेमाल किया। नाउ आप देखेंगे 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह शुरू ही हुआ था, बॉम्बे से इसकी शुरुआत हुई, अभी कुछ अर्बन एरियाज में ही ये स्प्रेड हुआ था। बट इसी बीच द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर अकर्ड ऑन 13 अप्रैल 1919। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि पंजाब में कर्फ्यू लगा हुआ था, लोगों को नहीं पता था, बैसाखी का दिन था। इनके कुछ लीडर्स सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, इनको अरेस्ट कर लिया गया था और एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पे ले जाया गया था। लोग उसके अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। सो अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन लोग अपने लीडर्स के अरेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठे हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि कर्फ्यू इज इन प्लेस। यहां पे रेजिनाल्ड डायर विदाउट वार्निंग अपनी फोर्सेस के साथ पहुंचा एंड उसने इन निहत्थे लोगों पर फायरिंग के ऑर्डर्स दे दिए। जो एक सिंगल एग्जिट था उसको ब्लॉक कर दिया गया, हजारों की संख्या में लोग मारे गए। उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओ डायर। नाउ ये जो ब्रुटैलिटी है इसने सबको हिलाकर रख दिया। गांधी जी को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया था। सो यहां पर आप देखेंगे कि गांधी जी ने अनाउंस किया कि हम 18 अप्रैल 1919 को ही रॉलेट सत्याग्रह को वापस ले रहे हैं। सो 18 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह को वापस ले लिया गया। मीनवाइल ब्रिटिश गवर्नमेंट पे जब प्रेशर बनने लगा तो उन्होंने अक्टूबर 1919 में डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी या हंटर कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया। इस कमेटी ने रेजिनाल्ड डायर को या जनरल डायर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया फॉर द जलियांवाला बाग मैसेकर, बट नो पनिशमेंट वाज प्रिस्क्राइब्ड। Now this was akin to rubbing salt onto the wounds of Indians. इधर आप देखेंगे कि जो हाल ही में 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, इसमें टर्की वाज ऑन द लूजिंग साइड। अब ब्रिटेन और फ्रांस टर्की के डिसमेंबरमेंट का प्लान बना रहे थे। तो वर्ल्ड ओवर जो मुस्लिम्स हैं वे टर्की के खलीफा को अपना पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल लीडर मानते थे। उनका कहना था कि इवन आफ्टर डिसमेंबरमेंट द टर्कीज सुल्तान खलीफा शुड बी लेफ्ट विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टेरिटरी एंड हिज कंट्रोल ओवर द मुस्लिम सेक्रेड प्लेसेस शुड स्टे इंटैक्ट। और इसी के चलते आप देखोगे कि जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उन्होंने भी खिलाफत कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की मार्च 1919 में एंड खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई नवंबर 1919 में एंड इट वाज प्रिसाइडेड बाय गांधी जी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कुछ कंडीशंस इस तरीके की बन रही हैं कि पोस्ट वॉर इकोनॉमिक मिजरीज, लोगों की हालत बहुत खराब है, स्पेनिश फ्लू एंड ऊपर से टैक्सेशन का बर्डन बढ़ रहा था। इधर की तरफ आप देख रहे हैं रॉलेट एक्ट पास कर दिया गया है, द सेडिशन एक्ट एंड देन द जलियांवाला बाग मैसेकर। डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसने जनरल डायर के लिए कोई भी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब नहीं की।
की थी। कहा गया था केवल कि जनरल डायर जो है अब उन्हें इंडिया में कहीं भी पोस्ट नहीं किया जाएगा एंड ही वाज सेंट बैक टू इंग्लैंड। सो माहौल में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी। मासेस जो हैं दे वर रेडी टू पार्टिसिपेट एंड कंट्रीब्यूट टू अ मास मूवमेंट। Meanwhile, the Government of India Act of 1919 was passed in December 1919, though it came into effect in only 1921. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के वाया आप देखेंगे कि प्रोविंसेस में डायरकी इंट्रोड्यूस की गई एंड ये एक मेजर डेवलपमेंट था इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 का। बट यहाँ पे जो सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोफेशन है उसे एक्सटेंड कर दिया गया था सिख्स को, एंग्लो इंडियंस को भी, यानी ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है इट वाज कंटिन्यूइंग। कोई भी रियल पावर इंडियंस के हाथ में ट्रांसफर नहीं किया गया था। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 वाज हाईली डिससेटिस्फाइंग, है ना। इन सब के चलते अब ये डिसाइड किया गया कि हमें एक मास मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए। सो सितंबर 1920 में कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन हुआ। इट वाज प्रिसाइडेड बाय लाला लाजपत राय। यहां पे नॉन कोऑपरेशन के लिए एक रेजोल्यूशन मूव किया गया विच वाज पास्ड। डिसाइड किया गया कि हम ब्रिटिशर्स के साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करेंगे, कंप्लीटली हम इनके इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट करेंगे, इनके कपड़ों को बॉयकॉट करेंगे जब तक कि हमारी ये डिमांड्स नहीं मीट कर ली जाती हैं। क्या डिमांड है? स्वराज। इसी के साथ साथ में द पंजाब एंड द खिलाफत रॉन्ग्स शुड बी रेक्टिफाइड। गांधी जी का कहना था कि नॉन कोऑपरेशन के प्रोग्राम को अगर ठीक से फॉलो किया गया तो विद इन 1 ईयर स्वराज विल बी अटेन्ड। नाउ मीनवाइल दिसंबर 1920 में the Nagpur session of Indian National Congress, the regular annual session took place, and Nagpur session of 1920, which was presided by C. Vijay Raghav Charyar. This is historic. यहाँ पे न केवल नॉन कोऑपरेशन के रेजोल्यूशन को वापस से रीइटरेट किया गया, बल्कि इसी के साथ में अब कांग्रेस ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया कि हम स्वराज की डिमांड को मीट करने के लिए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तौर तरीकों को अपनाने से भी नहीं रुकेंगे। पैसिव रेजिस्टेंस जो है हम उसे भी फॉलो करेंगे। आप देखेंगे कि इसी बात से नाराज होकर कांग्रेस के बहुत सारे जो मॉडरेट लीडर्स हैं वे ऑलरेडी कांग्रेस को छोड़ चुके थे 1919 में, और उन्होंने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की फाउंडेशन को रखा था, जिसमें प्रोमिनेंट लीडर्स में तेज बहादुर सप्रू हैं, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हैं। सो दिस वाज अ मेजर डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हो रहा है, राइट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है और यहां पर आप देखेंगे कि गांधी जी उस समय के जो वाइसरॉय हैं लॉर्ड रीडिंग, उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, बट ही वाज इन नो मूड फॉर नेगोशिएशन। मीनवाइल ऑन 4th Feb 1922 इन यूपी's चोरी चोरा अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट टुक प्लेस। यहां पे आप देखेंगे कि एक वायलेंस में 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी को लगा कि लोग अभी भी सत्याग्रह की जो टेक्निक है उसे ठीक से समझ नहीं पाए हैं, नॉन वायलेंस एंड अहिंसा बीइंग द कोर। सो गांधी जी ने यहां पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करने का प्लान किया। दरअसल गांधी जी का इसके पीछे का जो आइडिया था वो ये था कि अगर लोग यहां पर वायलेंट मींस का इस्तेमाल करेंगे तो पुलिस फोर्स को एंड ऑफिशियल्स को एक एक्सक्यूज मिल जाएगा लोगों पर वायलेंस करने का, लोगों के अगेंस्ट फोर्स यूज करने का, और न जाने कितने लोगों की जान जाएगी, कितने लोगों को यहाँ पे इंजुरी होगी। तो लोगों का हित ध्यान रखते हुए गांधी जी ने अनाउंस किया कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेते हैं, एंड ऑन 12th Feb 1922 दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज विथड्रॉन। नाउ इससे जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जो सब जेल में थे वे बिल्कुल नाखुश थे। इनफैक्ट आप यहाँ पे देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल अपनी जो किताब है जिसमें वो 1920 से 1942 के बीच के सारे इवेंट्स को कवर करते हैं, उसमें गांधी जी का ये जो डिसीजन है ऑफ विड्रॉइंग द नॉन कोऑपरेशन इन द आफ्टरमाथ ऑफ द चोरी चोरा इंसिडेंट, इसे कहते हैं हिमालयन ब्लंडर। ही वाज दैट अनहैप्पी विद गांधीज डिसीजन। खैर, गांधी जी को ये बात बहुत शुरू से पता थी कि कभी कभी लीडर को ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो मासेस के थॉट प्रोसेस के सिंक में नहीं होते या जिनको मासेस का सपोर्ट नहीं होता है। नाउ एक बार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब वापस ले लिया तो क्वेश्चन उठा आगे की स्ट्रेटेजी क्या हो। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 जो कि 1921 में इफेक्ट में आ चुका था, उसके तहत इलेक्शंस होने वाले हैं, उन इलेक्शंस में हम पार्टिसिपेट करेंगे। देयर वाज अ ग्रुप व्हिच वाज इन फेवर ऑफ
चेंज इन दी नॉन कोऑपरेशन स्ट्रेटेजी, जिनको हम प्रो चेंजर्स या स्वराजिस्ट कहते हैं। इनका कहना था कि जो इलेक्शंस ड्यू हैं 1923 में, हमें इनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और ये काउंसिल्स जो हैं वो कितनी हॉलो हैं, किस तरीके से इन काउंसिल्स के पास कोई भी पावर नहीं है, इसको एक्सपोज करना चाहिए। ब्रिटिशर्स पे इतना प्रेशर क्रिएट किया जाए कि ईदर दे विल मेंड दिस काउंसिल्स, गिव देम द रीगल पावर, और दिस एंटायर सिस्टम विल कोलैप्स। दूसरी तरफ देयर वर लीडर्स हु वर नॉट इन फेवर ऑफ काउंसिल एंट्री। उनका कहना था कि एक बार आप काउंसिल के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, फिर आप काउंसिल में एंट्री करेंगे, एंड यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। वी शुड कंटिन्यू अवर नॉन कोऑपरेशन स्ट्रेटेजी, वी शुड कंटिन्यू टू बाइकॉट द इलेक्शंस, दो भले एक्टिव फेज रुक गया है, और ये टाइम हमें यूज करना चाहिए कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करने के लिए, अनटचेबिलिटी एबॉलिशन के लिए, लोगों में इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी के लिए, हैंडीक्राफ्ट्स खादी को प्रमोट करने के लिए, ट्राइबल एरियाज में ट्राइबल्स के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करने के लिए, ऑल दोज थिंग्स। एंड लोगों के साथ में एक कनेक्शन को बनाए रखना चाहिए, मोमेंटम बिल्ड करना चाहिए फॉर नेक्स्ट फेज ऑफ द मास मूवमेंट। नाउ इसी बीच दिसंबर 1922 में कांग्रेस का गया सेशन हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये जो एनुअल सेशन है इन गया इन दिसंबर 1922, दिस वाज प्रिसाइडेड बाय C.R. दास। चितरंजन दास के द्वारा यहां पर काउंसिल एंट्री के पक्ष में एक रेजोल्यूशन मूव किया गया, बट दिस रेजोल्यूशन वाज डिफीटेड। सो यहां पे C.R. दास ने इसको अपनी मोरल डिफीट मानते हुए प्रेसिडेंटशिप से रेजिग्नेशन दिया, और यहां पे उन्होंने जनवरी 1923 में कांग्रेस स्वराजिस्ट पार्टी की फाउंडेशन को रखा। इसी बीच इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक दिल्ली में स्पेशल सेशन हुआ, और यहाँ पे गांधी जी सूरत स्प्लिट टाइप का एक स्प्लिट नहीं चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करेंगे एंड काउंसिल एंट्री के बारे में बाद में सोचेंगे। इन इलेक्शंस में कांग्रेस स्वराजिस्ट पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा था। आप देखोगे इनफैक्ट दे वर सक्सेसफुल इन अगस्त 1925 in getting Vittal Bhai Patel elected as the Speaker of the Central Legislature. He became the first Indian elected Speaker of Central Legislative Assembly. अगस्त 1925। इस बीच एक और इंसिडेंट हुआ था अगस्त 1925 में, काकोरी ट्रेन इंसिडेंट, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इन्वॉल्व था। सो ये इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हैं, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है सेकेंड फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज से। नाउ अगर हम यहाँ पे आगे की कहानी देखें तो आप देखेंगे कि दो बार इलेक्शंस हुए, 1923 में, 1926 में। कांग्रेस स्वराजिस्ट पार्टी जो उसने पार्टिसिपेट भी किया, बट आफ्टर द डेथ ऑफ C.R. दास इन 1925 एंड द डिविजन अमंग द कांग्रेस स्वराजिस्ट पार्टी और दोज हु वर इन फेवर ऑफ काउंसिल एंट्री as responsivist versus non-responsivist, the leaders started losing popularity or support base among the masses. Meanwhile, आप देखेंगे कि the call for civil disobedience movement was given by Gandhi and the leaders resigned. नवंबर 1927 में एक मेजर डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। यहां पे एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 प्रोविजन, the British government announced Indian Statutory Commission, which is popularly known as Simon Commission. पर्पस था कि ये कमीशन भारत जाएगा एंड देखेगा कि यहाँ पे लोग फर्दर कितने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए तैयार हैं। ये 7 मेंबर कमीशन था हेडेड बाय जॉन साइमन, और आप देखेंगे कि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। सो दिस वाज बेसिकली अ डिनायल ऑफ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन टू द इंडियंस। दिसंबर 1927 इंडियन नेशनल कांग्रेस का मद्रास सेशन, एंड इट वाज प्रिसाइडेड बाय M.A. अंसारी। इस सेशन में कांग्रेस ने डिसाइड किया कि वो साइमन कमीशन को बॉयकॉट करेगी। आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइडेड टू बॉयकॉट साइमन कमीशन बिकॉज इट वाज इन वायलेशन ऑफ द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, इंक्लूडिंग द मेजॉरिटी फैक्शन ऑफ द मुस्लिम लीग अंडर मोहम्मद अली जिन्ना। केवल जो जस्टिस पार्टी है साउथ इंडिया की, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन जिसको ऑफिशियली कहा जाता है, पंजाब की जो यूनियनिस्ट पार्टी है, एंड मुस्लिम लीग का एक माइनर फैक्शन, दे डिसाइडेड टू सपोर्ट साइमन कमीशन। रेस्ट ऑफ द पार्टीज डिसाइडेड टू बॉयकॉट। साइमन कमीशन फेब 1928 में भारत पहुंचा। सबसे पहले इट लैंडेड इन बॉम्बे। जहां जहां साइमन कमीशन गया वहां इसको ब्लैक झंडे दिखाए गए विद द स्लोगन ऑफ साइमन गो बैक। नाउ
इससे चिढ़ करके उस समय जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे लॉर्ड बिर्केनहेड, उन्होंने इंडियन पार्टीज के सामने एक चैलेंज रख दिया कि अगर आपको इतना ही है कि आप खुद कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन कर सकते हैं अपने लेवल पे, तो आप इस तरीके का एक कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन कीजिए जिसपे सारी पार्टीज की सहमति हो। दिस चैलेंज वॉज एक्सेप्टेड। अ कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू एंड इट ड्राफ्टेड दी मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। ध्यान रहे, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट केवल ब्रिटिश प्रोविंसेस तक कन्फाइंड थी। इट डिड नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द प्रिंसली स्टेट्स। सेकेंडली, डोमिनियन स्टेटस की डिमांड को ही यहां पर रखा गया था। दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट फेल टू गेन सपोर्ट ऑफ मुस्लिम लीग लेटर ऑन, एंड आप देखेंगे कि बाकी अलग अलग जो कम्युनल ग्रुप्स हैं उनको भी इशू था, तो इस पर कुछ ज्यादा प्रोग्रेस हो नहीं पाया। हाँ, दिसंबर 1928 में कांग्रेस के जिस सेशन में नेहरू रिपोर्ट को डिस्कस किया जा रहा था, इट टुक प्लेस इन कैलकाटा अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू। अब यहां पे जो यंग लीडर्स हैं, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, दे वर नॉट इन फेवर ऑफ डोमिनियन स्टेटस। उनका कहना था कि व्हाई नॉट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, व्हाई नॉट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो यहां पर आप देखेंगे कि इन लीडर से कहा गया कि एक काम कीजिए, हम 2 साल का समय देते हैं, अगर इन 2 साल में ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी डोमिनियन स्टेटस की डिमांड को नहीं मानती है तो हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज को अपना गोल घोषित कर देंगे। बट जब लीडर्स ने अपना रेजिस्टेंस दिखाया तो यहाँ पे इन यंग लीडर्स को पेसिफाई करने के लिए जिनकी यूथ में बहुत ज्यादा फॉलोवरशिप थी, डिसाइड किया गया कि ठीक है, हम 1 साल का समय देते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को डोमिनियन स्टेटस की डिमांड को एक्सेप्ट करने के लिए। नहीं करते तो हम पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अपना गोल डिक्लेयर कर देंगे। मीनवाइल आप देखेंगे कि यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू जो हैं, उन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की फाउंडेशन को भी रखा था। तो इसको आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। यानी कि अब टाइम दिया गया है दिसंबर 1929 तक का। इसी बीच आप देखेंगे कि साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो लाहौर में भी लोग जो हैं वे इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, एंड दिस प्रोटेस्ट वाज लेड बाय पंजाब केसरी, द लायन ऑफ पंजाब, लाला लाजपत राय। लाठी चार्ज में ही सफर्ड सीवियर इंजरीज विच कॉस्टेड हिम हिज लाइफ। और अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन्होंने डिसाइड किया कि जो भी पुलिस ऑफिसर यहाँ पे लाठी चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वे उसे नहीं छोड़ेंगे। एंड दिस लेड टू assassination of Saunders. Now, this was a case of mistaken identity. Actually, James Scott, another police officer, was responsible for lathi charge on the protesters of Lahore. खैर, इस पर्टिकुलर केस को हम लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जानते हैं, जिसमें आगे चल के भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, इनको 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा हो गई, जिसे आज हम मार्टियर्स डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। अप्रैल 1929 में आपको HSRA के जो मेंबर्स हैं भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, ये फिर से एक्टिव नजर आएंगे, और आप यहाँ पे देखेंगे कि दे बेसिकली थ्रू a bomb in central legislature when the Trade Disputes Bill of 1929 and Public Safety Bill of 1928 were under discussion. This bomb was deliberately made harmless, but to make a lot of noise. यहाँ पे भगत सिंह का आइडिया था कि वे कोर्ट रूम को यूज करेंगे टू टेल द पीपल दैट वी हैव चेंज्ड आवर अप्रोच, हम यहाँ पे मास एजुटेशन के फेवर में हैं, बट है ना, द थिंग्स वर नॉट इन हिज फेवर। नाउ अब दिसंबर 1929 बहुत पास आ रहा था, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर बन रहा था, और इस समय जो वाइसरॉय हैं इरविन, उनके द्वारा एक डिक्लेरेशन इशू किया गया ऑन 31 अक्टूबर 1929 ऑन द डे ऑफ दिवाली, और इसीलिए इसको दीपावली डिक्लेरेशन या इरविन्स डिक्लेरेशन ऑफ 1929 के नाम से जाना जाता है। यहां पर उसने कहा कि दरअसल लॉन्ग टर्म में हम इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड द क्वेश्चन ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया विल बी डिस्कस्ड वंस साइमन कमीशन सबमिट्स इट्स रिपोर्ट, देन वी विल बी ऑर्गेनाइजिंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, जहां पे सभी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेजेंट होंगे और डोमिनियन स्टेटस के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। कांग्रेस ने इसके बदले में एक मैनिफेस्टो रख दिया कि अगर आप इतने सीरियस है डोमिनियन स्टेटस की डिमांड को रखकर, तो हमारी इमीडिएटली ये डिमांड्स हैं कि जो भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली है
वहां पे ये डिसाइड किया जाएगा कि डोमिनेंट स्टेटस को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, ना कि ये कि डोमिनेंट स्टेटस दिया जाए या न दिया जाए। कांग्रेस को यहाँ पे मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन मिले क्योंकि वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, एंड जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं हु हैव नॉट बीन अक्यूज्ड ऑफ वायलेंस, आप उनको इमीडिएटली रिलीज कर दीजिए। जब यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया तो आप देखेंगे एट द हिस्टोरिक session of Indian National Congress, the Lahore session of 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, Congress decided to boycott the upcoming roundtable conference. It declared 26th January as the Independence Day. The first Independence Day was observed on 26th January 1930. So 26th January is having a specific significance in Indian history. And the goal of Purna Swaraj or complete independence was adopted. कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यहाँ पे गांधी जी को कंप्लीट छूट दे दी थी कि आपको जब सही लगे आप यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर सकते हैं। दरअसल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय भी ऐसा था कि एक बॉयकॉट का प्रोग्राम है और अगर ये सही जाता है तो सेकेंड फेज में हम सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे, यानी बेसिकली नॉन वायलेंट रहते हुए हम उन सभी लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस को वायलेट करेंगे जो कि हमें अनफेयर लगते हैं, अनजस्ट लगते हैं। तो अब यहां पे आप देख रहे हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द अनफेयर लॉज एंड रूल्स रेगुलेशंस वर टू बी बॉयकॉटेड, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ द गोल वॉज कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नॉट स्वराज और पंजाब एंड खिलाफत, रॉन्ग्स को सही करो, ऐसा कुछ वेग नहीं है, यहां बहुत क्लियर है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग सिविल डिसोबीडियंस। वी विल नॉट ओबे दोज laws, rules, regulations which are unfair, unjust in our eyes. So 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे को ऑब्जर्व किया गया। एंड आप यहाँ पे देखेंगे कि गांधी जी ने यहाँ पे इरविन के सामने, जो उस समय वॉइस रहे थे, उनके सामने कुछ अपनी डिमांड्स को रखा कि आप ये मान लीजिए अदरवाइज हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देंगे। बट जब जनवरी के एंड तक इस पे इरविन के द्वारा कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया, देन गांधी जी ने मार्च में उसको इन्फॉर्म किया कि हम दांडी मार्च पे जाएंगे, हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक मास मूवमेंट शुरू करेंगे और हम साबरमती से दांडी पहुंचेंगे और यहाँ पे आपका जो सॉल्ट मोनोपोली एक्ट है ऑफ 1882 इसे वायलेट करेंगे क्योंकि हमें लगता है ये इनह्यूमन है, ये बहुत ही अनफेयर एंड अनजस्ट है। एंड ये बेसिकली सिंबॉलिक होगा दैट द इंडियंस आर नो लॉन्गर विलिंग टू लीव under the unfair and unjust rules, regulations and laws made by the British. So finally 12th March 1930 को Gandhi ji started his Dandi march and he reached Dandi on 6th April 1930. यहाँ पे salt manufacture करके salt monopoly act 1882 के violation को शुरू किया गया and from here the civil disobedience movement begins. अब देखोगे इंडिया के entire coast पे आपको इस तरीके की एक्टिविटीज देखने के लिए मिलेगी। आपका जो मालाबार कोस्ट है, यहां पर जो गांधीयन लीडर हैं के केलप्पन, वे एक्टिव थे। कोरोमंडल कोस्ट पे आप देखेंगे कि राजाजी एक्टिव थे, सी राजगोपालचारी। आपके ओडिशा कोस्ट पे जो गोपाबंधु चौधरी हैं, वे एक्टिव थे। एंड देखिए गांधी जी इनिशियली फीमेल्स के पार्टिसिपेशन के फेवर में नहीं थे इन सिविल डिसोबीडियंस, क्योंकि ये काफी अनफेमिनाइन है, लॉज को ब्रेक करना, रूल्स रेगुलेशंस को ब्रेक करना, लाठी चार्ज एंड ब्रुटैलिटी को सहन करना, ऑल दोस थिंग्स। बट जो सोशलिस्ट लीडर हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय, शी हैड कन्विंस्ड गांधी कि लेट द फीमेल्स पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल्स इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज एट इन अनप्रेसिडेंटेड लेवल। इससे पहले पॉलिटिकल एक्टिविटीज में विमेन का इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं देखा गया था, दो दे हैड स्टार्टेड एंटरिंग द पब्लिक एरिना राइट फ्रॉम द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट ऑफ 1905। इनफैक्ट आप देखोगे कि गुजरात के धरासना में सॉल्ट वर्क्स पे जो रेड की गई, इट वाज लेड बाय सरोजनी नायडू, है ना, सरोजनी नायडू। इसके अलावा आप देखोगे कि आपके जो सेंट्रल प्रोविंसेस हैं, महाराष्ट्र है ना, आपका कर्नाटका है, आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, इन एरियाज में जो फॉरेस्ट लॉज हैं उनके अगेंस्ट सत्याग्रह लॉन्च किया गया। इसके अलावा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस में खान अब्दुल गफर खान और उनका खुदाई खिदमतगार एक्टिव था। इधर की तरफ अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि रानी गाइदिनल्यू जो हैं वे एक्टिव थी नागालैंड में, मणिपुर में। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं, है ना,
हर जगह पे आपका ये जो मूवमेंट है इट वॉज गेनिंग मोमेंटम। इनिशियली ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन हेजिटेट कर रहा था कि क्या किया जाए, बट देन दे केम इनटू एक्शन। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस को इलीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया। मोस्ट ऑफ द लीडर्स स्टार्टिंग विद जवाहरलाल नेहरू वर अरेस्टेड एंड वर पुट बिहाइंड बार्स। बहुत ब्रूटल रिप्रेशन सप्रेशन आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। इसी बीच में जब आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है 6 अप्रैल 1930 से अप्रैल 1934 तक इट विल कंटिन्यू। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड to discuss the Simon Commission report which had been submitted earlier in 1930 only as a 2-volume report. Obviously कांग्रेस ने डिसाइड किया था कि वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट करेगी इन द लाहौर सेशन, दे हैड डिसाइडेड सो यहाँ पे कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, लिबरल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, दलित्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में यहाँ पे अंबेडकर पहुंचे, है ना, मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहाँ पे प्रेजेंट थे। सो कांग्रेस वॉज मिसिंग। दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस वॉज अ फेलियर क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि कांग्रेस जिसकी बहुत ज़्यादा फॉलोअरशिप है, जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करती तो कुछ भी डिस्कस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा क्योंकि कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में जितने भी लीडर्स जेल में थे उन सबको रिलीज किया गया और यहाँ पे गांधी जी को उस समय के जो वाइसरॉय हैं इरविन, उन्होंने दिल्ली बुलाया डिस्कशन के लिए एंड 5 मार्च 1931 को दिल्ली पैक्ट या गांधी इरविन पैक्ट को साइन किया गया। यहाँ पे कांग्रेस ने अग्री किया कि वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगी एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करेगी। इरविन ने गांधी जी के छुटपुट डिमांड्स को तो मान लिया, बट जो मेजर डिमांड थी कि हमारे जो ब्रेव हार्ट्स हैं जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में है ना में गिल्टी पाए गए थे, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, उनके डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट कर दीजिए, इसको बिल्कुल नहीं माना गया। ना ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के फर्स्ट फेज में जो पुलिस एक्सेसेस हैं उनमें इंक्वायरी की बात को माना गया। खैर इसके बाद 23 मार्च 1931 को हमारे ये जो ब्रेव हार्ट्स हैं दे वर एक्सिक्यूटेड और 23 मार्च को हम मार्टियर्स डे के रूप में आज भी ऑब्जर्व करते हैं। ठीक 6 दिन बाद इस इवेंट के इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन कराची में ऑर्गेनाइज किया गया अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे इन ब्रेव हार्ट्स के सेक्रीफाइस को याद किया गया, बट कहा गया कि एट द सेम टाइम हम किसी भी तरीके की वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते हैं। गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स किया गया, पूर्ण स्वराज के गोल को रीट्रेट किया गया एंड येस फंडामेंटल राइट्स एंड इसी के साथ में एक इकोनॉमिक प्रोग्राम का जो रिजोल्यूशन है उसको यहां पर अडॉप्ट किया गया। दीज वर ड्राफ्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू। सो अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। सितंबर से लेकर के आपका यहां पे मार्च से लेकर के दिसंबर 1931 तक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सस्पेंड है। मीनवाइल द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन लंदन इन बिटवीन सितंबर टू दिसंबर 1931। यहाँ पे गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस एंड दिस इज द ओनली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन विच कांग्रेस पार्टिसिपेटेड। लेकिन यहाँ पे गांधी जी को समझ में आ गया कि इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पर्पस इंडिया का जो क्वेश्चन है ना, फ्रीडम का जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करना नहीं है। यहाँ पे कांग्रेस को ये रियलाइज करने के लिए बुलाया गया था कि कांग्रेस इज नॉट द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, देयर आर मेनी कम्युनिटीज इन इंडिया विद डाइवर्स इंटरेस्ट एंड उनके अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये रियलाइज करते ही गांधी जी वापस आए और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिवाइव करने की कोशिश की, बट ही वाज अरेस्टेड इन जनवरी 1932। अब वाइसरॉय देखते हैं कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में रामसे मैकडोनाल्ड he announced the communal award in August 1932 जिसके वाया सेपरेट इलेक्टोरेट्स को दलित तक एक्सटेंड कर दिया गया। गांधी जी जो अब जेल में थे, यरवदा जेल में, वो ये समझ चुके थे कि ब्रिटिश जो अभी तक हिंदू मुस्लिम के नाम पे हमें डिवाइड कर रहे थे, पहले हिंदूज को फेवर फिर मुस्लिम्स को अपीज, अब वो हमें कास्ट के नाम पर भी डिवाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे गांधी जी फास्ट टर्न टू डेथ पे बैठ गए, प्रेशर क्रिएट हुआ एंड अल्टीमेटली आप देखेंगे बी आर अंबेडकर ऑन बिहाफ ऑफ दलित्स
and Madan Mohan Malviya on behalf of Gandhi and the caste Hindus signed the Pune Pact. This was on 24 September 1932. पूना पैक्ट में, जो कि बेसिकली आगे चल के कम्युनल अवार्ड में एक अमेंडमेंट के रूप में अडॉप्ट भी कर लिया गया। पूना पैक्ट के वाया दलित्स के लिए जो रिजर्व सीट हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में भी, उन्हें इंक्रीज कर दिया गया एंड बदले में दे गेव अप द सेपरेट इलेक्टोरेट एंड अग्रीड फॉर जॉइंट इलेक्टोरेट। मीनवाइल नवंबर दिसंबर 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट, द लेबर पार्टी ऑफ ब्रिटेन ऑल्सो डिड नॉट पार्टिसिपेट, बट यहाँ पे जो डिस्कशंस हुए उसके बेसिस पे आगे चल करके आप देखेंगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 was passed in July 1935, which is also known as a mini constitution, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिए गए हैं। यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को अनाउंस किया गया था। इस बीच में अप्रैल 1934 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ भी कर लिया था, क्योंकि वाइसरॉय जो हैं वे गांधी जी से बात करने के मूड में नहीं थे। एंड अब देखेंगे कि काफी समय बीत चुका था, 4 साल लगभग हो चुके थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को चलते हुए, और कोई भी मास मूवमेंट जो होता है वो एक बहुत हाई पिच पे अपने मोमेंटम को कंटिन्यू नहीं कर सकता है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो गांधी जी ने यहां पे इसको विड्रॉ कर लिया। नाउ एक बार जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया तो क्वेश्चन उठा आगे की स्ट्रेटेजी क्या हो, आगे की स्ट्रेटेजी क्या हो। अब यहां पे नेहरू जी का कहना था कि स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल, गांधी जी की ये जो स्ट्रेटेजी है इसका टाइम खत्म हो चुका है, अब हम स्ट्रगल विक्ट्री इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं आफ्टर द adoption of the goal of complete independence in the Lahore session of Indian National Congress. Economic miseries हैं, people are willing to support the mass movement, they are willing to contribute. उधर कुछ लोग कह रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 जहां पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई है उसके अकॉर्डिंग नवंबर 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस जो हैं वे ड्यू हैं, व्हाई नॉट पार्टिसिपेट इन दम। सो दे वर इन फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल। गांधी जी ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल के फेवर में थे, ना ही मास मूवमेंट अभी लॉन्च करना चाहते थे, वे कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजी के फेवर में थे, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रही है। अब यहाँ पे गांधी जी को ज्यादा सपोर्ट मिल नहीं पा रहा था, तो गांधी जी ने अक्टूबर 1934 में कांग्रेस से फॉर्मल रेजिग्नेशन दे दिया, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी से। इधर आप देखेंगे नवंबर 1937 में जो इलेक्शंस हुए उसमें कांग्रेस का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। इन 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस कांग्रेस वाज सक्सेसफुल इन फॉर्मिंग इट्स गवर्नमेंट। लोगों को पहली बार स्वराज का मतलब क्या होता है ये प्रैक्टिकली समझ में आया, और एक बार उन्होंने स्वराज का टेस्ट चख लिया, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको रूल नहीं कर सकती थी, उनका कॉर्पोरेट सीक नहीं कर सकती थी। मीनवाइल सितंबर 1939 में आप देखेंगे द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। इससे पहले 2 सेशंस इंपॉर्टेंट हैं। एक आप यहां पे देखेंगे द कांग्रेस हरिपुरा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दिसंबर 1938 प्रिसाइडेड बाय सुभाष चंद्र बोस। इस पर्टिकुलर सेशन में नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग कमिटी वाज फॉर्म्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। मेजर डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक प्लानिंग की बात हो रही है। नाउ इसके बाद आप यहां पे देखेंगे कि एक तरफ आपका वॉर का माहौल बन चुका था 1939 के शुरुआत में ही, और इस बीच में आप देखेंगे कि कांग्रेस का स्पेशल सेशन होता है त्रिपुरी सेशन 1939। यहां पे गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंटशिप के लिए खड़े हों, क्योंकि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं वो बहुत क्लियर थे, बहुत ही ज्यादा ओपन में आ चुके थे। जहां पे सुभाष चंद्र बोस मिलिटेंट अप्रोच को सपोर्ट करते थे और उनके लिए एंड इंपॉर्टेंट था रेदर देन मीन्स। गांधी जी नॉन वायलेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहते थे एंड फॉर हिम मीन्स वर एज इंपॉर्टेंट एज एंड। दोनों बहुत रिस्पेक्ट करते थे। गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को ही वॉज अ प्रिंस अमंग पेट्रियोट्स इस तरीके से एड्रेस करते थे, ही इज अ प्रिंस अमंग पेट्रियोट्स। वहीं पे आप देखेंगे कि आगे चल करके राष्ट्रपिता
महात्मा गांधी को ये टैग सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। सो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं बट म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, प्यार है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस लेकिन अड़िग थे, वो खड़े हो गए और आप यहाँ पे देखेंगे कि सामने है ना पट्टाभी सीतारमैया जो हैं उनको गांधी जी ने खड़ा कर दिया। अब इसमें पट्टाभी सीतारमैया हार गए। ये पहली बार था कि कांग्रेस के किसी पर्टिकुलर सेशन के प्रेसिडेंटशिप के लिए इलेक्शंस हुए। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया की डिफीट को अपनी मोरल डिफीट माना। सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे तो उनपे बहुत प्रेशर था कि आप गांधी जी के अकॉर्डिंग ही काम करोगे, सो एंड सो, है ना। सब कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी मेंबर्स ने रिजाइन कर दिया, उनके भाई के अलावा, शरद चंद्र बोस के अलावा। अब यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस को समझ आ गया था कि इनके साथ में मिलकर के काम करना पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप से रेजिग्नेशन दिया और यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया फॉर द रेस्ट ऑफ द सेशन। मीनवाइल आप यहाँ पे देखेंगे कि कांग्रेस ने वॉर से पहले भी ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट से कहा था कि अगर आप इमीडिएटली सब्सटैंशियल पावर ट्रांसफर करने को तैयार हो, की पोर्टफोलियोज जैसे डिफेंस हमारे हाथ में देने को तैयार हो, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस, एंड पोस्ट वॉर आप प्रॉमिस करते हो कि आप एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट करोगे टू डिसाइड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री सॉवरेन स्टेट ऑफ इंडिया, तो हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। इधर सितंबर 1939 में वॉर शुरू हो गया। वॉर शुरू होने के बाद भी कांग्रेस ने अपनी इस पोजीशन को दोहराया, लेकिन जब सामने से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया तो यहां पे कांग्रेस ने अपनी मिनिस्ट्री से कहा कि रिजाइन। अक्टूबर 1939 में कांग्रेस की जो प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज हैं दे ऑल रिजाइंड। अब यहां पे मुस्लिम लीग, जो हिंदू महासभा है, ये सब लोग अपॉर्चुनिस्टिक अलायंसेस फॉर्म करेंगे, ठीक है। ऑल द कम्युनल ग्रुप्स वर एक्टिव नाउ। मीनवाइल कांग्रेस का मार्च 1940 सेशन हुआ। ये मार्च 1940 का जो सेशन है ये रामगढ़ में हुआ एंड इट वाज प्रिसाइडेड बाय मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो वही थ्रू आउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहेंगे। इधर 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया, जिसमें पाकिस्तान की डिमांड इनडायरेक्टली प्रेजेंट थी, क्योंकि इसमें कहा गया था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं, है ना, जो कॉन्टिगुअस मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं, उनको एक सिंगल स्टेट के रूप में क्रिएट किया जाए, जहां पे जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं वे सॉवरेन होंगी विद ऑटोनोमस पावर्स। सो यहाँ पे बेसिकली जो नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज हैं एंड नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज हैं जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी हैं, उनको टारगेट किया जा रहा था। 23 मार्च को पाकिस्तान डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 23 मार्च 1943 एंड सिंस देन पाकिस्तान अभी भी 23 मार्च को, जिस दिन 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, इसे पाकिस्तान डे के रूप में ऑब्जर्व करता है। कांग्रेस का मार्च 1940 का जो रामगढ़ सेशन है, उसमें कांग्रेस ने डिसाइड किया था कि जब कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन रेडी होगा या सर्कमस्टांसेस इस तरीके की बन जाएगी कि मास मूवमेंट लॉन्च करना पड़े, तो हम यहाँ पे मास मूवमेंट लॉन्च कर देंगे फॉर अचीवमेंट ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मेनवाइल कांग्रेस जो है दो ओपनली वॉर एफर्ट्स को सपोर्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि हमें इस वॉर का हिस्सा बनाया गया था विदाउट कंसल्टिंग आवर लीडर्स, लेकिन मास मूवमेंट भी लॉन्च नहीं कर रही थी ताकि ब्रिटिशर्स की जो दिक्कतें हैं वो और ना बढ़े, क्योंकि गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू दोनों की ये पोजीशन थी कि एनी डे द जस्टिस इज ऑन द साइड ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस, जो डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, रेदर देन द टोटलिटेरियन रेजिम्स ऑफ इटली एंड जर्मनी, द नाजी जर्मनी एंड द फासिस्ट इटली। जबकि दोनों ही ये बात अच्छे से जानते थे कि दीज आर बेसिकली फाइटिंग फॉर कॉलोनीज। नाउ आप यहाँ पे देखेंगे कि जब अगस्त 1940 तक यूरोप में सिचुएशन बदलने लगी, नाजी जर्मनी बहुत तेजी से पोलैंड के बाद में बेल्जियम, हॉलैंड, फ्रांस को ऑक्यूपाई कर चुकी थी। इधर ब्रिटेन पे प्रेशर माउंट हो रहा था, तो कहा गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ नेगोशिएट करो, कहीं ऐसा ना हो वो मास मूवमेंट लॉन्च कर दें, क्योंकि अगर जब हम वॉर में हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कोई मास मूवमेंट लॉन्च करने की ठान ली तो हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, हमारे रिसोर्सेज को, अटेंशन को हमें डाइवर्ट करना पड़ेगा, विच विल नॉट बी वेरी गुड गिवन द सिनेरियो वी आर इन, वेयर ऑलरेडी जर्मनी इज हैविंग एन अपर हैंड। इसी के चलते लिनलिथ को, जो वाइसरॉय थे उस समय, उनके द्वारा
एक ऑफर दिया गया जिसे हम लिन-लिथगो ऑफर ऑफ 1940 या अगस्त ऑफर ऑफ 1940 कहते हैं। ध्यान रहे आप इसे अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917 से कंफ्यूज ना करें। लिन-लिथगो ऑफर या अगस्त ऑफर ऑफ 1940 में डोमिनियन स्टेटस की बात की गई पोस्ट वॉर। इसी के साथ में कहा गया कि हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जिसमें मेनली इंडियंस होंगे, लेकिन ये नहीं बताया गया कि किस तरीके से इसके मेंबर्स को चूज किया जाएगा। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की कोई बात नहीं हो रही थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होनी है उसका कोई ब्लूप्रिंट यहाँ नहीं था। ऊपर से कहा गया कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन तभी अडॉप्ट किया जाएगा जब ये माइनॉरिटीज को एक्सेप्टेबल होगा, यानी मुस्लिम लीग को एक वीटो दे दिया गया था। सो ऑब्वियस सी बात है कांग्रेस को इससे दिक्कत थी और गांधी जी ने अपने इस दिक्कत को एक्सप्रेस करने के लिए, है ना, लिन-लिथगो ऑफर से जो बेसिकली वो नाराज थे उसको एक्सप्रेस करने के लिए इंडिविजुअल सत्याग्रह को लॉन्च कर दिया इन सितंबर 1940। इंडिविजुअल सत्याग्रह वाज द लिमिटेड सत्याग्रह जिसके वाया एक हमें ये मैसेज पहुंचाना था कि हमारी जो चुप्पी है, हम जो मास मूवमेंट लॉन्च नहीं कर रहे हैं, डोंट टेक इट एज साइन ऑफ आवर वीकनेस। एट द सेम टाइम हम इस वॉर में जबरन पार्ट बनाए गए हैं हमारी कंसेंट के बिना, और हम अपना जो बेसिक राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अगेंस्ट वॉर उसे एक्सप्रेस करेंगे। यहां पे इंडिविजुअल सत्याग्रही को चूज किया गया, जैसे सबसे पहले विनोबा भावे, फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर ब्रह्मदत्त, इस तरीके से बहुत सारे सत्याग्रही जो हैं उनको चुना गया। इन सत्याग्रही से कहा गया था कि आप एंटी वॉर इंडियन सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस करेंगे। अगर आपको अरेस्ट नहीं किया जाता है तो आप गांवों की तरफ जाएंगे और लोगों को दिल्ली चलो का कॉल देंगे। बेसिकली it was a symbol that people want to capture Delhi, the seat of power of British Indian administration now. इसी के साथ इसके वाया एक मास मूवमेंट के लिए मोमेंटम भी बिल्ड किया जा रहा था। तो हम ब्रिटिशर्स को वार्निंग दे रहे हैं कि हमारी डिमांड जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की एंड इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंशियल पावर, इसे मान लीजिए, और साथ ही में हम लोगों के साथ में जुड़ भी रहे हैं, एक मोमेंटम बना रहे हैं फॉर मास मूवमेंट। मीनवाइल आप देखेंगे दिसंबर 1941 तक सिचुएशन कंप्लीटली बदल चुकी थी। पहले जर्मनी ने यूएसएसआर पे अटैक किया और इसके चलते सोवियत रशिया की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री हुई फ्रॉम दी एलाइड साइड। दिसंबर 1941 आते आते जापान ने यूएस के पर्ल हार्बर नेवल बेस पे अटैक किया और इस तरीके से यूएस की भी एंट्री हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्रॉम दी एलाइड साइड। अब एलाइड फोर्सेस जो हैं वे ब्रिटेन पे प्रेशर क्रिएट कर रही थी कि इंडियन लीडर से बात करो, सिचुएशन इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। अगर कल को इंडिया पे जापानीज अटैक होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जापान जो है वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया को ऑक्यूपाई करते हुए बर्मा पहुंच चुका था, और कल को अगर जापान का है ना बर्मा से आगे बढ़ के इंडिया पे अटैक होता है तो इंडियन लीडर्स का सपोर्ट चाहिए होगा। या फिर इस सिचुएशन में जब ऑलरेडी जापान ने इतना प्रेशर बिल्ड कर रखा है ब्रिटेन पे और एलाइड फोर्सेस पे, तब अगर इंडियन लीडर्स कोई मास मूवमेंट लॉन्च कर देते हैं, जिसकी वार्निंग उन्होंने रामगढ़ सेशन ऑफ 1940 में दी थी एंड वाया इंडिविजुअल सत्याग्रह भी दी है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। एंड इंडियन लीडर्स ने यह प्रॉमिस किया था कि अगर इमीडिएटली सब्सटेंशियल पावर ट्रांसफर कर दोगे और पोस्ट वॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस प्रॉमिस करोगे, एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए राजी हो टू डिसाइड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फ्री सॉवरेन स्टेट ऑफ इंडिया, तो हम आपके साथ कॉपरेट करेंगे। इसी के चलते आप देखेंगे मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। स्टैफोर्ड क्रिप्स इसको लीड कर रहे थे, लेबर पार्टी के लीडर थे, ब्रिटिश वॉर कैबिनेट के भी मेंबर थे एंड इन जनरल इंडिया के फ्रीडम को सपोर्ट करते थे। लेकिन क्रिप्स मिशन भी आप देखेंगे डोमिनियन स्टेटस पे ही अटका रहा। इसने भी कहा कि जो प्रिंसली स्टेट के मेंबर्स होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वे नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, एंड इसी के साथ साथ में यहाँ पे प्रोविंसेस को राइट टू सेसेशन दिया गया, विच वुड हैव लेड टू बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया। It was against territorial integrity and national security, unity of India. So it was rejected by our leaders and अब जापान बर्मा को ऑक्यूपाई कर चुका था, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स पे खड़ा था। गांधी जी को बहुत क्लियर हो चुका था कि क्रिप्स मिशन ने हमें कुछ कॉन्क्रीट ऑफर नहीं किया है, इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की बहुत ज्यादा खराब है और इसी के साथ में जापान कभी भी अटैक कर सकता है। ऐसे में वी कैन नॉट ट्रस्ट ब्रिटिश विद आवर डिफेंस, क्योंकि जब बर्मा पे जापान का अटैक हुआ तो आप देखेंगे कि व्हेन दी ब्रिटिश फोर्सेस स्टार्टेड लूजिंग, दे ओनली रेस्क्यूड द यूरोपियंस, द वाइट्स, और यहाँ पे बर्मिस नेशनल्स जो हैं दे वर लेफ्ट टू फेंड ऑन देयर ओन।
दे ऑल्सो फॉलोड द स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी, सो खड़ी हुई फसल जला दी गई, लोग भूखे मर रहे थे। तो ऑब्वियसली हम इंडिया का डिफेंस ब्रिटिश हाथों में नहीं छोड़ सकते हैं इन द फेस ऑफ पॉसिबल जापानीज इन्वेशन। हमें अपने लोगों को यहां पे ट्रेन करना होगा। तो अब करो या मरो की स्थिति बन चुकी थी, डू और डाई। सो 8 अगस्त 1942 को, in the wake up of failure of the Cripps mission to offer anything concrete, the Congress Working Committee at Wardha adopted the Quit India resolution. And this marks the beginning of August Kranti or Quit India. Quit India placed India's complete independence on the top agenda. After Quit India, there was no going back. आप देखेंगे very next day on 9th August 1942, the frontline leadership was arrested, but then the second line of leadership showed up. क्विट इंडिया मूवमेंट में जो वुमेन पार्टिसिपेशन है वो अनप्रेसिडेंटेड था। बीट उषा मेहता, बीट अरुणा असफ अली, द हीरोइन ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, द ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, हु हैड होइस्टेड द इंडियन नेशनल फ्लैग इन द गोवालिया टैंक मैदान, विच इज नाउ नोन एज द अगस्त क्रांति मैदान, और बीट मातंगिनी हाजरा, बीट कनकलता बरुआ, और बीट तारा रानी श्रीवास्तव, unprecedented participation. So women defying age, gender, marriage status participated in this movement and lost their lives or sacrificed their lives. क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा है। इधर की तरफ आप देखेंगे कि जो मेजॉरिटी ऑफ हमारी लीडरशिप है, इट वॉज इन जेल। मीनवाइल बाय May 1945 the war came to an end in Europe. Germany and Italy surrendered. इधर आप देखोगे जापान स्टिल वॉज इन फाइटिंग मोड, बट बहुत लंबा समय बीत चुका था इलेक्शंस को हुए। सेंट्रल लेजिस्लेचर के इलेक्शंस जो हैं वे भी बहुत पहले हुए थे। प्रोविंशियल इलेक्शंस 1937 में लास्ट टाइम हुए थे, तो अब इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना ज़रूरी था। मीनवाइल को फॉर्म करने के लिए उस समय जो वाइसरॉय हैं वेवेल, उनके द्वारा एक प्लान बनाया गया। इस प्लान में कहा गया कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स इंडियंस होंगे, है ना, एक्सेप्ट फॉर द वाइसरॉय एंड द कमांडर इन चीफ। सेकेंडली कहा गया इसमें इक्वल नंबर ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदूज होंगे। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वे मिल करके एक लिस्ट दे सकती हैं, अगर कोई कंसेंसस बनता है तो, नहीं बनता तो अपनी इंडिविजुअल लिस्ट भी दे सकती हैं। साथ ही में 20% सीट्स जो हैं वो माइनॉरिटीज के लिए रिजर्व भी की गई थी, ध्यान रखिएगा। अब इस प्लान को डिस्कस करने के लिए इंडियन लीडर्स को जेल से रिलीज करना जरूरी था, तो जून 1945 में जो भी लीडर्स जेल में हैं उन सबको रिलीज कर दिया गया। एंड जून 1945 में ही शिमला में वेवेल के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया टू डिस्कस दी वेवेल प्लान। शिमला कॉन्फ्रेंस वॉज अ फेलियर, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी जितने भी मुस्लिम कैंडिडेट्स यहाँ पे जाने हैं उनका नाम केवल मुस्लिम लीग प्रपोज करे, एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस केवल जो हिंदू सीट्स हैं उनके लिए अपने नाम रखें। यानी इट वॉज ट्राइंग टू पोर्ट्रे इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ हिंदू पार्टी। ये कांग्रेस को एक्सेप्टेबल नहीं था और वेवेल ने भी यहां पे ज्यादा एफर्ट लगाए नहीं। सो शिमला कॉन्फ्रेंस वॉज अ फेलियर। मीनवाइल यहां पर आप देखेंगे कि 1945-46 के जो विंटर्स हैं उनमें आपको कुछ मेजर अपसर्जेस देखने के लिए मिलते हैं। एक, ड्यूरिंग द INA ट्रायल्स, सो इसमें सबसे फेमस रेड फोर्ट ट्रायल है, राइट। दूसरा आप देखेंगे इन Feb 1946, टू बी एक्सैक्ट ऑन 18th Feb 1946, द रिन म्यूटिनी, द रॉयल इंडियन नेवल म्यूटिनी ब्रोक आउट। इसके चलते ब्रिटिशर्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा था और यहां पे उन्होंने देखा कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं दे हैव स्टार्टेड डिफाइंग देम, यानी देयर वाज अ सिग्निफिकेंट एरोशन ऑफ देयर क्रेडिबिलिटी एंड अथॉरिटी। अब उनको ये रियलाइज हो चुका था कि जितना जल्दी वे इंडिया से जाएं पीसफुली उतना उनके हित में होगा एंड फ्यूचर में इंडिया और यूके के रिलेशंस के लिए भी। तो यहां पे ऑन द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ रिन म्यूटिनी 19th Feb 1946 कैबिनेट मिशन वॉज अनाउंस्ड। कहा गया कि ये मिशन जिसमें 3 मेंबर्स हैं, A.V. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस एंड सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये भारत जाएंगे और यहां पे किस तरीके से फ्री इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए इसके रिस्पेक्ट में पॉलिटिकल पार्टी से बात करेंगे और एक प्लान हमें देंगे। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन
भारत पहुंचा। इन्होंने हमारे लीडर से बात करने की कोशिश की, बट जब कोई कंसेंसस नहीं बना तो मई 1946 में इन्होंने अपना खुद का प्लान सामने रखा। कैबिनेट मिशन प्लान को लेकर के मुस्लिम लीग के कुछ रिजर्वेशंस थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिजर्वेशंस थे, एंड आप यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर दिया, एंड देयर वर कम्युनल रायट्स एवरीवेयर। इस बीच में उस समय के जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं एटली, उनका स्टेटमेंट आया 20 फेब 1947 को। उन्होंने कहा कि हम 30 जून 1948 को भारत छोड़कर के चले जाएंगे। इफ देयर इज अ सिंगल पावर सेंटर, हम उसे पावर ट्रांसफर कर देंगे, और अगर देयर आर मल्टीपल पावर सेंटर्स तो हम उन्हें भी पावर ट्रांसफर कर देंगे। एक डेट इसलिए फिक्स की गई ताकि इंडियंस जो हैं इस बात को सीरियसली लें एंड किसी कंसेंसस पे अराइव करें, किसी डिसीजन पे अराइव करें। और यह भी कहा कि अब वेवेल को माउंट बैटन न्यू वाइसरॉय के रूप में रिप्लेस करेंगे। माउंट बैटन भारत आए एंड ही रियलाइज्ड कि कैबिनेट मिशन प्लान वाज द बेस्ट अगर एक सिंगल यूनियन चाहिए, बट यहां सिचुएशन वैसी लग नहीं रही है, पार्टीशन इज द ओनली सोल्यूशन। 3 जून 1947 को माउंट बैटन ने अपना प्लान रखा जिसके तहत इंडिया वाज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 डोमिनियंस, पाकिस्तान एंड इंडिया। मुस्लिम लीग की पार्टीशन की जो डिमांड है उसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया था, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेंटिमेंट्स हैं, जो एक यूनिफाइड इंडिया चाह रही थी, उसको रिस्पेक्ट करते हुए इस पाकिस्तान को जितना छोटा हो उतना छोटा बनाने की कोशिश की। माउंट बैटन प्लान के अकॉर्डिंग 5 जुलाई 1947 को दी इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 was passed by British Parliament, which got the royal assent on 18th July 1947, and ultimately India and Pakistan, 2 dominions were born. We got independence on 15th August 1947, but yes, unfortunately, at the cost of many lives which were lost as a result of the communal riots and partition of India, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हम आज तक बेयर करते हैं। तो यहाँ पर आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन पार्ट 2 कंप्लीट होती है, एंड यस, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हमने कॉम्प्रिहेंसिवली रिवाइज कर लिया है। एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, एंड जितना ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर कीजिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड थैंक यू सो मच।